तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है नीट एग्जाम 2026 से। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखें। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो लिस्ट दी है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। दोनों लिस्ट के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट लिस्ट के अंदर आपको दी है ए बी सी और डी, ये 4 रिएक्शन आपको दी हुई है। और लिस्ट सेकंड के अंदर आपको दिए हुए हैं ये जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन के अंदर हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं तो ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। तो कौन सी रिएक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है उनको हमें क्या करना है, मैच करना है। तो एक एक रिएक्शन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो ए वाली रिएक्शन है उस ए वाली रिएक्शन के अंदर ये जो फॉर्मूला है वो हमारा कौन है, क्यूमीन है। तो इस क्यूमीन से क्या बन रहा है, फिनॉल बन रहा है। तो क्यूमीन से ये जो फिनॉल बन रहा है उसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है, तो उसके लिए यूज होता है सबसे पहले हम ये जो हमारा क्यूमीन होता है उसका हम करते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करने के बाद में हम इसका एसिडिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारा क्या बनता है, फिनॉल बनता है। तो ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है, ध्यान से देखें। तो ये हमारा क्यूमीन है, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन से हमारा क्या बनता है, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनता है। और उसका जब एसिडिक मीडियम के साथ में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, फिनॉल। और फिनॉल के साथ में जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो हमारा यहाँ से ये बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारा क्या बनता है, एसीटोन बनता है। तो इस प्रकार ए वाली रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट यूज होता है वो हमारा यूज होता है ये सेकेंड वाला। अब सेकेंड वाली रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये बी वाले के अंदर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमारा चेंज हो रहा है एल्कोहल के अंदर। तो इसके लिए हम इन चारों में से कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, ये सेकंड वाला तो यूज करेंगे नहीं, वो तो फर्स्ट वाले में यूज करेंगे। तो बाकी के 3 रिएजेंट उसको आप ध्यान से देखें, तीनों में से हम यूज करेंगे हमारा ये थर्ड वाला। थर्ड वाला क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम करवाएंगे CH3OH के साथ में। तो ये हमारा पहले तो एस्टर बनेगा और उस एस्टर का हम रिडक्शन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। तो ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है, ध्यान से देखें। तो यहाँ पर ये हमारा एथेनोइक एसिड है ना, एसिटिक एसिड जो है उसकी रिएक्शन हम CH3OH मेथनॉल के साथ में होती है एसिडिक मीडियम के अंदर। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल दोनों हमारे मिल करके क्या बनाते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। वाटर का मॉलिक्यूल कैसे निकलता है, तो यहाँ से तो OH निकलता है और यहाँ से H निकलता है। इस प्रकार से ये H2O का क्या होता है, फॉर्मेशन, और दोनों आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। और फिर इस एस्टर का हम करते हैं, क्या करते हैं, H2 कैटालिस्ट, मतलब H2 के द्वारा हम जब रिडक्शन करते हैं तो यहाँ से ये जो एसीटेट वाला जो पार्ट है उससे तो बनता है हमारा एथेनॉल, और ये जो मेथॉक्सी वाला जो पार्ट है उससे हमारा बनता है मेथेनॉल। मतलब एथेनॉल और मेथेनॉल दोनों एल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे जो एल्कोहल बन रहा है उसके लिए जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो हमारा कौन सा हो रहा है, ये थर्ड वाला, जिसमें मेथेनॉल की रिएक्शन एसिडिक मीडियम के साथ होती है और साथ में उसका क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो ये एल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन। फिर उसके बाद जो सी वाली रिएक्शन है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमारा ये हमारा प्रोपेनॉल है ना। प्रोपेनॉल जो है वो हमारा 1 प्रोपेनॉल है वो 2 प्रोपेनॉल के अंदर चेंज हो रहा है। तो 1 प्रोपेनॉल है वो 2 प्रोपेनॉल के अंदर कैसे चेंज होता है, कौन सा रिएजेंट उसके अंदर यूज करते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए हम यूज करते हैं ये फोर्थ वाला रिएजेंट। इस फोर्थ वाले रिएजेंट से हमारा 1 प्रोपेनॉल से 2 प्रोपेनॉल कैसे बनेगा उसको आप ध्यान से समझें। तो ध्यान से देखें, ये हमारा 1 प्रोपेनॉल है, उस 1 प्रोपेनॉल की रिएक्शन होती है हमारी कंसंट्रेट H2SO4 है ना, ये कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर 1 प्रोपेनॉल का क्या होता है, डिहाइड्रोलाइसिस। डिहाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है और ये कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है ये। तो ये हमारी क्या बन जाती है, एल्किन बन जाती है ना, प्रोपिन बन जाती है। और फिर उस प्रोपिन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, हम करते हैं हाइड्रोलाइसिस, वापस हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस एल्किन का जब हाइड्रोलाइसिस होगा, ये जो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये हमारा मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पार्ट है, जो OH माइनस है, वो हमारा कौन से कार्बन के साथ में जाएगा, तो उस कार्बन के साथ में जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो कम है वो कौन से कार्बन पर है, तो वो हमारे हैं बीच वाले कार्बन के ऊपर, जहां पर एक ही हाइड्रोजन है और यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है। तो सिंगल हाइड्रोजन वाले के साथ में हमारा कौन सा पार्ट जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, और हाइड्रोजन हमारा वहां जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, 2 प्रोपेनॉल बनेगा। अब जो लास्ट रिएक्शन है उसके अंदर क्या हो रहा है, बेंजीन है, बेंजीन से हमारा क्या बन रहा है, फिनॉल बन रहा है। और यहाँ पर इस बेंजीन से फिनॉल का फॉर्मेशन कौन से रिएजेंट के द्वारा होता है, तो ये हमारा होता है फर्स्ट वाले रिएजेंट के साथ, जिसमें बेंजीन की रिएक्शन सबसे पहले हम ओलियम से करवाते हैं तो हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। उस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन हम NaOH के साथ में करवाते हैं और साथ में उसका हम H+ के माध्यम से हम उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं।
तो हमारा क्या बनता है, फिनॉल बनता है। रिएक्शन कैसे होती है एक बार ध्यान से देखें। तो ये डी वाले के अंदर जो ये बेंजीन है, तो हमारी इस रिएक्शन के अंदर ये बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ओलियम के साथ, ओलियम के साथ। तो ओलियम के साथ होती है तो ये यहाँ पर क्या बनता है, हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। और इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन जब हम NaOH के साथ करवाते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। और उस सोडियम फिनॉक्साइड का H+ के माध्यम से जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। तो बेंजीन से फिनॉल के फॉर्मेशन के लिए जो रिएजेंट यूज होता है वो हमारा रिएजेंट होता है कौन सा, फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट वाले रिएक्शन के अंदर जिसमें क्यूमीन से फिनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए यूज होता है हमारा सेकंड वाला रिएजेंट। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड से जो हमारा एल्कोहल बन रहा है उसके लिए यूज होता है हमारा ये थर्ड वाला रिएजेंट। सी वाले के अंदर जो 1 प्रोपेनॉल है उससे जो 2 प्रोपेनॉल बन रहा है उसके लिए यूज हो रहा है हमारा ये फोर्थ वाला रिएजेंट। और डी वाले के अंदर यूज हो रहा है हमारा ये फर्स्ट वाला रिएजेंट। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसको आप ध्यान से देखें। ए वाला मैच हो रहा है सेकंड के साथ, तो ए वाले सेकंड हमारे 3 ऑप्शन के अंदर है। बी वाला मैच हो रहा है थर्ड वाले के साथ, बी वाले थर्ड हमारे 2 ऑप्शन है। सी वाला मैच हो रहा है हमारा डी वाले के साथ, तो सी वाला ये डी वाले के साथ। और डी वाला मैच हो रहा है फर्स्ट वाले के साथ, डी वाला फर्स्ट। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखें। द फॉलोइंग 2 रिएक्शन गिव द सेम फ्यूल स्मेलिंग प्रोडक्ट Z। निम्नलिखित दोनों अभिक्रियाएं समान दुर्गंध युक्त उत्पाद Z देती है। तो यहाँ पर ये जो दोनों रिएक्शन है उन दोनों रिएक्शन से जो हमारा प्रोडक्ट जो क्या बन रहा है, Z बन रहा है। उस Z प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके अंदर क्या होता है, सेम फ्यूल स्मेलिंग, मतलब दोनों से जो स्मेल आ रही है वो फ्यूल स्मेलिंग है ना, दुर्गंध युक्त स्मेल दोनों से प्राप्त होती है। तो एक तो हमें बताना है कि ये हमारा Z कौन सा है, और साथ में दूसरा हमें कौन सा निकालना है, X है ना, X एंड Z रेस्पेक्टिवली आर, मतलब X कौन सा है और Z कौन सा है, दोनों कौन कौन से उसकी जो नेम है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो हमारी किसके साथ में हो रही है, C2H5Cl। C2H5Cl मतलब एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड की रिएक्शन जब X के साथ में होती है तो हमारा क्या बन रहा है, Z बन रहा है। अब यहाँ पे एथिल क्लोराइड की रिएक्शन X के अंदर कौन कौन है, X के अंदर हमारा ये जो 4 ऑप्शन है उसके अंदर आप ध्यान से देखो। 4 ऑप्शन के अंदर X हमारा एक तो है AgCN और दूसरा हमारा कौन है, KCN। तो AgCN और KCN के साथ में जब C2H5Cl की अभिक्रिया होती है तो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं वो आपके ध्यान में होने चाहिए। तो जब C2H5Cl की रिएक्शन जब हमारी किसके साथ में हो रही है, जैसे मान लो AgCN के साथ में होती है, तो AgCN के साथ में जब होगी तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट जो Z बनता है ना, वो Z हमारा कौन सा बनेगा, तो वो हमारा बनेगा C2H5NC, एथिल आइसोसाइनेट बनता है। और वही रिएक्शन है ना, वही X की जगह हम यदि AgCN की जगह हम क्या लें, KCN लें, तो C2H5 की रिएक्शन जब हमारी KCN के साथ में होगी तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनेगा C2H5CN। तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, एथिल साइनाइड। तो यहाँ पर C2H5Cl की रिएक्शन जब AgCN के साथ में होती है तो हमारा प्रोडक्ट बनता है C2H5NC, मतलब एथिल आइसोसाइनेट बनता है। और यहाँ पर जब KCN के साथ में रिएक्शन होती है तो ये हमारा क्या बनता है, एथिल साइनाइड बनता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर जो साइनाइड जो है, CN जो है, यहाँ पर CN का Ag के साथ में बॉन्डिंग और K के साथ में बॉन्डिंग। तो यहाँ पर KCN के अंदर जो बॉन्डिंग का जो नेचर होता है वो हमारा आयोनिक कैरेक्टर होता है। तो आयोनिक कैरेक्टर के अंदर ये जो K+ और Cn- दोनों आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन AgCN के अंदर क्या होता है कि Ag+ और Cn- के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसके अंदर थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर क्रिएट हो जाता है, तो जिससे ये AgCN का जो बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक नहीं होता है। तो जब आसानी से ब्रेक नहीं होता है तो ये जो नाइट्रोजन है वो इस C2H5 के साथ में क्या कर देता है, बॉन्ड बना लेता है, और ये हमारा C2H5NC बना लेता है, मतलब आइसोसाइनेट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि हमारा जो प्रोडक्ट जो Z बनेगा वो Z हमारा इन दोनों में से एक ही बनेगा। अब दोनों में से कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर जो Z बन रहा है उसके अंदर फ्यूल स्मेलिंग है ना, दुर्गंध जो क्रिएट होती है वो दोनों में से किसकी होती है, तो हमारी दुर्गंध जो आती है, जो फ्यूल स्मेलिंग होती है वो हमारी होती है आइसोसाइनाइड की, है ना। साइनाइड के अंदर फ्यूल स्मेलिंग होती नहीं है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्लियर हो गया कि हमारा जो Z बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, C2H5NC, एथिल आइसोसाइनेट बनता है। और साथ में जो X जो यूज करेंगे है ना, जो X यूज हो रहा है वो हमारा कौन हो रहा है, AgCN यूज होता है। फिर उसके बाद जो सेकंड वाली रिएक्शन है उसको भी चेक कर लेते हैं कि उसमें भी जो हमारा जो Z बन रहा है वो Z हमारा एथिल आइसोसाइनेट बनता है या नहीं बनता है, उसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करते हैं हमारा यहाँ पर ये क्या है, C2H5CONH2, मतलब यहाँ पर हमारा एमाइड है ना। एमाइड की रिएक्शन किसके साथ में हो रही है, Br2NaOH के साथ। तो जब एमाइड की रिएक्शन Br2NaOH के साथ में होती है तो ये हमारी एक नेम रिएक्शन है। कौन सी नेम रिएक्शन है, ध्यान से देखें। तो ये नेम रिएक्शन हमारी है हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन।
हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो एमाइड होता है उसकी रिएक्शन Br2NaOH के साथ में होती है, तो वो हमारा एमाइड है वो किस में चेंज हो जाता है, एमीन के अंदर चेंज हो जाता है, जिसमें यहाँ पर जो बीच वाला ये जो CO है ना वो यहाँ से निकल जाता है, और ये R है वो किसके साथ में जुड़ जाता है, NH2 के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कौन है, ये C2H5 है, तो यहाँ से ये CO निकल जाएगा, तो यहाँ पर जो Y जो बनेगा है ना, ये जो Y बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो वो हमारा बनेगा C2H5NH2 एथिल एमीन। और इस एथिल एमीन की रिएक्शन अब आगे किसके साथ में हो रही है, तो CH Cl3 और एथेनॉइक KOH के साथ में होती है, तो आगे क्या बनता है, Z क्या बनता है वो हमें बताना है। तो इस प्रकार हमारा जो Y जो प्रोडक्ट बना वो Y हमारा कौन सा बना, तो Y हमारा बना C2H5NH2 एथाइल एमीन। और इस एथाइल एमीन की रिएक्शन किसके साथ में हो रही है, CH Cl3 और एथेनॉइक KOH के साथ में। तो ध्यान से देखें यहाँ पर नीचे रिएक्शन लिखी हुई है, ये हमारा कौन है, इथाइल एमीन है, और उसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, CH Cl3 और KOH के साथ। और KOH हमारा कौन सा है, एल्कोहलिक KOH, मतलब KOH एल्कोहल के अंदर डिजोल्व हुआ है। तो ये जो रिएक्शन होती है उस समय जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट हमारा जो इथाइल एमीन है वो हमारा किस में चेंज हो जाता है, तो वो हमारा चेंज हो जाता है इथाइल आइसोसाइनाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा Z कौन सा बना, Z हमारा बना इथाइल आइसोसाइनाइड। और यहाँ पर फर्स्ट वाली रिएक्शन के अंदर भी Z कौन सा बना था, वहां पर भी बना था हमारा इथाइल आइसोसाइनाइड, दोनों के अंदर Z सेम बने, मतलब ये रिएक्शन हमारी सही है। अब यहाँ पर एक बात और आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा जो Y प्रोडक्ट बना वो Y प्रोडक्ट हमारा कौन सा था, एथाइल एमीन। उस एथाइल एमीन की रिएक्शन हम जब CH Cl3 और KOH के साथ में करते हैं तो ये प्रोडक्ट हमारा बनता है एथिल आइसोसाइनाइड। ये जो रिएक्शन हो रही है उसका एक नेम है, क्या नेम है इस रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन का नेम है कार्बिल एमीन रिएक्शन, जिसमें जो हमारा एमीन होता है वो हमारा किस में चेंज हो जाता है, आइसोसाइनाइड के अंदर चेंज हो जाता है। तो इसमें कार्बिल जो होता है वो हमारा इंटरमीडिएट के रूप में बनता है, इसलिए यहाँ पर इस रिएक्शन का नाम हो गया कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो यहाँ पर इस प्रकार ये क्लियर हो गया कि हमारी फर्स्ट वाली रिएक्शन के अंदर जो X हमें मिला था वो हमारा मिला था AgCN, और उसके बाद जो Z हमें प्राप्त हुआ, Z हमारा कौन सा मिला, तो C2H5NC, मतलब एथिल आइसोसाइनाइड। तो ये ऑप्शन हमारा कहाँ पर है, चेक करो ध्यान से, तो ये X AgCN हमारा फर्स्ट वाले के अंदर भी है और थर्ड वाले के अंदर है, और Z हमारा है C2H5NC, C2H5NC हमारा कहाँ पर है, तो ये हमारा है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, यहाँ पर हमारा साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखें, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो आपको दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट के अंदर आपको ABCD के अंदर आपको क्या दिए हुए हैं, 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, कौन कौन से, C2H4, C2H2, CH4 और NH3। और लिस्ट सेकंड के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, तो ये जो कंपाउंड है उन कंपाउंड के अंदर कितने कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने कितने पाई बॉन्ड है, और उसके साथ में लॉन पेयर भी कितने हैं उसकी संख्या हमें बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है, नीट के एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं ना, और आप सभी को ये पता भी होगा कि इसका आंसर कैसे निकालते हैं, फिर भी एक बार बता देता हूं। तो फर्स्ट कंपाउंड हम लेते हैं C2H4। C2H4 मतलब ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, तो ये फॉर्मूला हमारा किसका है, C2H4 मतलब एथिन। और एथिन के अंदर क्या होता है, कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, और दोनों कार्बन के साथ में क्या होते हैं, एक एक हाइड्रोजन। ओके, तो गिनो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं, तो जैसे ये हमारा कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा, ये वाला कौन सा है, सिग्मा, ये वाला भी कौन सा है, सिग्मा, और ये भी सिग्मा। और यहाँ पर बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उसमें हमारा एक तो हमारा सिग्मा होता है और एक हमारा पाई होता है। तो गिनिए सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, तो सिग्मा हुए हमारे 1 2 3 4 5, तो 5 तो सिग्मा और एक हमारा कौन सा हुआ, पाई। तो एथिन के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई हुए, तो 5 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड और एक हो गया पाई बॉन्ड। फिर उसके बाद बी वाला मॉलिक्यूल कौन सा है, C2H2। C2H2 कौन है, क्या नाम है इसका, तो C2H2 हमारा होता है कौन, एथाइन। एथाइन के अंदर क्या होता है, एथाइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और दोनों कार्बन के साथ में क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन। तो गिनो इसके अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई हुए, तो ये तो हमारा हो गया सिग्मा, ये यहाँ पर एक सिग्मा है ना, और उसके साथ में पाई कितने हुए, 2 पाई हुए, और यहाँ पर एक भी कौन सा हुआ, सिग्मा। तो गिनो कितने सिग्मा और कितने पाई हुए, तो सिग्मा हमारे हुए 1 2 और 3, 3 तो हो गए सिग्मा और 2 हमारे हो गए पाई। तो 3 सिग्मा और 2 पाई वाला कौन सा ऑप्शन है, तो ये 3 सिग्मा और 2 पाई ये हमारे होते हैं किसके अंदर, एथाइन के अंदर। फिर उसके बाद सी वाले के अंदर कौन है, CH4। तो CH4 तो आप सभी को पता ही है, CH4 हमारा कौन होता है, मेथेन। मेथेन के अंदर क्या होता है, एक कार्बन, एक कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितने सिग्मा हुए, तो 1 2 3 और 4।
तो एक भी इसमें पाई बॉन्ड है, एक भी इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, चारों के चारों कौन है, सिग्मा बॉन्ड है। तो मेथेन के अंदर हो गए हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड। अब लास्ट वाले फॉर्मूले में कौन है हमारा, NH3। NH3 मतलब कौन, अमोनिया। तो अमोनिया के अंदर क्या होता है, अमोनिया के अंदर एक नाइट्रोजन होता है, उसके साथ में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 3 हाइड्रोजन होते हैं, और उसके ऊपर क्या होता है, एक लॉन पेयर होता है। तो देखिए ध्यान से, इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो अमोनिया के अंदर हमारा होते हैं एक तो 1 सिग्मा, ये हमारा 2nd सिग्मा, और ये हमारा 3rd सिग्मा, 3 तो होते हैं सिग्मा, और उसके साथ में ये ऊपर हमारा कौन होता है, एक लॉन पेयर। तो ये हमारा हो गया 3 सिग्मा और एक लॉन पेयर होता है। तो अब आपस में इसको मैच कर लेते हैं। C2H4 के अंदर हमारा होता है 5 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। फिर C2H2 जो एथाइन है उसके अंदर हमारे होते हैं 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। CH4 के अंदर हमारे होते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड, और NH3 के अंदर हमारे होते हैं 3 सिग्मा और 1 लॉन पेयर। तो चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही है। ए वाले के साथ कौन सा मैच हो रहा है, 4th। ए वाले के अंदर कौन सा मैच हो रहा है, 4th, ओके। बी वाले के साथ में कौन मैच हो रहा है, 1st। सी वाले के साथ कौन सा मैच हो रहा है, 3rd, और डी वाले के साथ मैच हो रहा है 2nd। मतलब ऑप्शन नंबर 2nd हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो क्या पूछा गया है इसमें। एक कंपाउंड हमारा P है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा है C8H8O, और ये गिव्स ए रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट विथ 2,4-DNP। मतलब 2,4-DNP के साथ में क्या करता है, ये रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट देता है। एंड इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट। तो ये जो हमारा कंपाउंड P है वो फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड P है वो हमारा कौन सा होगा, सोचो थोड़ा सा। यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C8H8O, और ये किसके साथ में रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है, 2,4-DNP रिएजेंट के साथ। तो 2,4-DNP रिएजेंट के साथ रेड प्रेसिपिटेट कौन देते हैं, तो वो हमारे देते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब कौन, एल्डिहाइड और कीटोन। तो मतलब कंपाउंड P हमारा कौन हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से एक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट, मतलब ये फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है। तो फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कौन करता है, तो फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस हमारे करते हैं ओनली एल्डिहाइड। कीटोन है वो फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो कंपाउंड P है वो हमारा कंपाउंड P कौन सा होगा, एल्डिहाइड होगा कि कीटोन होगा, तो वो हमारा कौन होगा, कीटोन होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे फेलिंग जो रिएजेंट है उसको रिड्यूस नहीं करता है। तो हमारे जो P वाले कंपाउंड जो 4 ऑप्शन के अंदर दिए हुए हैं, ध्यान से देखो, इसके अंदर हमारा कौन है, ये फर्स्ट वाले के अंदर एल्डिहाइड है, सेकंड वाले के अंदर कौन है हमारा, कीटोन है, थर्ड वाले के अंदर कौन है, एल्डिहाइड है, फोर्थ वाले में कौन है, कीटोन है। तो ये जो एल्डिहाइड है वो हमारे फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं, और ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि डज नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड है। और थर्ड वाले के अंदर भी कौन है, एल्डिहाइड है, मतलब ये भी हमारा P नहीं होगा। तो ये जो सेकंड और जो फोर्थ के अंदर जो हमारे कीटोन है वो हमारे फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करते हैं। तो दोनों में से हमारा एक ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा सही होगा उसको हम आगे चेक करते हैं। ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड, मतलब ये जो कंपाउंड P है उसका हम क्या करना है, हमें ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करना है। तो कंपाउंड P जो हमारे ये ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 दोनों के अंदर है, उसका हम कर रहे हैं ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, किसके साथ, क्रोमिक एसिड के साथ। तो क्रोमिक एसिड के साथ में जब ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा कंपाउंड कौन सा बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो सेकंड ऑप्शन के अंदर ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो 2 और 4 दोनों में से भी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 है उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। और आगे हम चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। P gives an aromatic product Q, मतलब जो हमारा Q प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा कौन सा होगा, एरोमेटिक होगा। That produce effervescence on treating with aqueous NaHCO3, मतलब ये जो हमारा प्रोडक्ट Q है ना, ये वाला जो Q हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारा NaHCO3 के साथ क्या करता है, एफरवेंसेस देता है ना, बुलबुले क्रिएट करता है। तो वो बुलबुले क्रिएट कब होंगे, तो जब ये जो बेंजोइक एसिड है वो NaHCO3 के साथ में रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज होगी। तो जिससे क्या बनेंगे, ये बुलबुले बनेंगे, है ना, एफरवेंसेस क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, जिसमें P हमारा रहेगा एसिटोफिनॉन और Q हमारा रहेगा बेंजोइक एसिड। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। मीथेन है ना, जो मीथेन है वो क्या कर रही है, रिएक्ट विथ स्टीम। तो मीथेन है वो किसके साथ रिएक्ट कर रही है, स्टीम के साथ, एट 1273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट टू फॉर्म। तो देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है,
कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हमारा एक तो मेथेन है ना, मेथेन हमारा कौन होता है? CH4। CH4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? तो रिएक्ट विथ हमारा स्टीम है ना, स्टीम मतलब कौन? H2O है ना, भाप। तो रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे हो रही है? तो 1273 केल्विन पे ये रिएक्शन हो रही है। और किसके प्रेजेंस में हो रही है? तो निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हो रही है। तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा? देखो फटाफट, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, सोचो, दिमाग लगाओ, कौन सा आंसर सही है? देखो ध्यान से। तो यहाँ पर कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? तो जो मेथेन है वो हमारा रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। तो इतना तो हम दिमाग लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? कि जिसमें वाटर है वो मेथेन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो उसमें वाटर तो बनेगा ही नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? गलत है। और उसके बाद 4 ऑप्शन भी हमारा क्या है? गलत है। तो कौन से ऑप्शन बचे? एक तो सेकंड वाला बचा और एक थर्ड वाला बचा। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि एक तो हाइड्रोजन तो बनने ही वाली है। CO2 बनेगी कि CO बनेगी, वो हमें क्लियर होना चाहिए। तो एक बात अच्छे से बैठा ले, है ना, क्या बैठानी है आपको? कि CH4 के साथ में जब H2O की रिएक्शन हो रही है, मतलब भाप के साथ में जब उसकी रिएक्शन होती है, तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनती नहीं है। तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये CO2 क्यों नहीं बनती है और CO क्यों बनती है? तो ध्यान से देखो, CH4 जो होता है वो हमारा H2O के साथ में रिएक्ट करता है और वो हमारा बनाता है CO और H2। और CH4 जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो वो हमारा बनाता है, क्या बनाता है? CO2 और H2O। तो यहाँ पर CH4 की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। तो जब CH4 का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन है ना, अधूरा नहीं, पूरा जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमारा क्या क्या बनते हैं? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में क्या बनती है? H2O बनता है। और जब CH4 की रिएक्शन H2O के साथ में, मतलब स्टीम के साथ में होती है, तो हमारा बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाला ऑप्शन कौन सा है? हमारा ऑप्शन नंबर 3, जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नीट एग्जाम 2026 से। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल डेट आर मेटामर एमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से वे अणुओं का युग्म जो मेटामर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा गया है कि आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो एक दूसरे के आपस में क्या है? मेटामर है। मेटामर मतलब वो हमारी मेटामेरिज्म शो करते हैं। मेटामेरिज्म हमारी क्या होती है? तो मेटामेरिज्म हमारी होती है एक प्रकार की आइसोमेरिज्म। तो इसका मतलब ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से हमें उस ऑप्शन का चयन करना है जिसके अंदर ये जो दोनों मॉलिक्यूल है वो आपस में एक दूसरे के क्या है? मेटामर हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं। उस ऑप्शन का हमें क्या करना है? चयन करना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हमारी जो आइसोमेरिज्म होती है वो कौन कौन से टाइप की होती है और उसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो जो आइसोमेरिज्म होती है वो हमारी 2 टाइप की होती है। एक तो हमारी होती है स्ट्रक्चरल, है ना, संरचनात्मक समावेता, और सेकंड हमारी होती है स्टीरियो आइसोमर, है ना, त्रिविम समावेता। तो यहाँ पर ये जो मेटामेरिज्म हो रही है वो हमारी कौन सी आइसोमेरिज्म है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कौन कौन सी होती है? तो एक तो हमारी होती है चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड हमारी होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड हमारी होती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और उसके बाद में जो फोर्थ होती है वो हमारी होती है मेटामेरिज्म। तो ये जो 4 टाइप की जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो 4 के 4 जो टाइप है वो इस 4 ऑप्शन के अंदर आपको दिए हुए हैं। तो अपने को ढूंढना है कि किसके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म है। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा कौन सा है? यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH, और यहाँ पर भी ये CH3 CHOH और CH3। तो यहाँ पर ये दोनों जो एल्कोहल के मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो OH की पोजीशन है वो यहाँ पर 1 नंबर के कार्बन पर है, और यहाँ पर OH की पोजीशन हमारे कौन से नंबर के कार्बन पर है? 2 नंबर के कार्बन पर है। मतलब यहाँ पर OH जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन अलग अलग है। जब पोजीशन अलग अलग है तो इसके अंदर जो आइसोमेरिज्म होगी वो हमारी होगी पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन को। सेकंड ऑप्शन के अंदर आप ध्यान से देखें कि सेकंड ऑप्शन के अंदर हमारा CH3 CH2 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 CH3, मतलब यहाँ पर एक कार्बन की चेन है और कार्बन की चेन स्ट्रेट है, कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है। और ये जो सेकंड मॉलिक्यूल है ना जिसमें क्या है CH3 का होल ट्वाइस CH CH2 CH2, मतलब यहाँ पर 4 कार्बन की एक चेन है और एक CH3 हमारा ब्रांचिंग में है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बन की जो चेन है ना, कार्बन की चेन में डिफरेंस आ रहा है। एक में कार्बन की चेन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है और दूसरे हमारे कार्बन की चेन के अंदर क्या है? ब्रांचिंग है। मतलब ये जो आइसोमेरिज्म होगी वो हमारी होगी कौन सी आइसोमेरिज्म? चेन आइसोमेरिज्म। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर दोनों के अंदर कार्बन की चेन में क्या है? डिफरेंस है, इसलिए हमारी होगी कौन सी आइसोमेरिज्म? चेन आइसोमेरिज्म।
फिर उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है उसको चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन के अंदर हमारा कौन सा फॉर्मूला है, CH3COCH3, मतलब यहाँ पर ये कौन है, कीटोन है। और यहाँ पर उसके साथ में जो सेकंड फॉर्मूला वो कौन सा है, CH3CH2CHO, मतलब वो हमारा कौन है, एल्डिहाइड है। मतलब दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूले सेम है और दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, अलग अलग है। कौन कौन से, तो एक के अंदर हमारा कीटोन है और दूसरे के अंदर हमारा कौन है, एल्डिहाइड। तो दोनों मोलिक्यूल के जो मोलिकुलर फॉर्मूले सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूले के अंदर दोनों के अंदर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो ये जो आइसोमेरिज्म हमारी होती है वो हमारी होती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। उसके बाद ये जो लास्ट एग्जांपल हमारा फोर्थ वाला है उसके अंदर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर CH3O CH2 CH2 CH3, मतलब ये हमारा कौन है, ईथर है। और यहाँ पर भी ये भी हमारा कौन है, ईथर ही है, CH3 CH2O CH2 CH3, दोनों हमारे ईथर हैं। लेकिन दोनों के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी पोजीशन जो बीच में ही है ना, क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब यहाँ पर इसके अंदर एक कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है और यहाँ पे कितने कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है, 2 कार्बन के बाद। तो यहाँ पर ये हमारा है मेथॉक्सी प्रोपेन और ये हमारा है एथॉक्सी एथेन। दोनों के अंदर ऑक्सीजन की जो बीच में ही है ना, कार्बन कार्बन के बीच में ही ऑक्सीजन की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, जिससे हमारे अलग अलग कंपाउंड प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है वो हमारी होती है मेटामेरिज्म, और इसके जो आइसोमर होते हैं वो हमारे कहलाते हैं मेटामर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल आर मेटामर एमंग द फॉलोइंग इज, तो उसके अंदर मेटामर हमारे कौन कौन से होते हैं। तो जो फोर्थ ऑप्शन के अंदर जो ये दोनों कंपाउंड दिए हुए हैं वो दोनों कंपाउंड हमारे एक दूसरे के क्या होते हैं, मेटामर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन है नीट एग्जाम 2026 से। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखें। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, निम्नलिखित यौगिक का सही IUPAC नाम है। तो आपको ये जो कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड का सही IUPAC नाम हमें निकालना है, जो ये 4 ऑप्शन के रूप में आपको दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सौ ने इसका आंसर निकाल भी दिया होगा, है ना। फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इसका IUPAC नाम हम कैसे निकालेंगे। तो किसी भी कंपाउंड का IUPAC नाम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस कंपाउंड के अंदर लॉन्ग चेन का क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन की जो लॉन्ग चेन है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो लॉन्ग चेन हमारी बनेगी इस प्रकार से, ये कार्बन की लॉन्ग चेन हमें प्राप्त होती है। लॉन्ग चेन के सिलेक्शन के बाद हमें क्या करना है कि इस लॉन्ग चेन के साथ में जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। तो एक सब्स्टिट्यूएंट तो हमारा है ये रहा और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हमारा है ये रहा, ये हमारा इथाइल है और ये हमारा मिथाइल है। अब उसके बाद जो हमने लॉन्ग चेन का जो सिलेक्शन किया है उसकी हम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग एक तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 और 3, और दूसरी नंबरिंग हम यहाँ से भी हो सकती है 1 2 और 3। तो यहाँ पर 3 नंबर पे यहाँ पर इथाइल आ रहा है और यहाँ पे 3 नंबर पे कौन आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। तो दोनों में से कौन सी नंबरिंग सही होगी वो हमें कैसे पता चलेगा। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट हमारे कौन है, ये तो हमारा इथाइल है और ये हमारा मिथाइल है। तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या करना है, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर देखना है कि अल्फाबेटिकल में कौन पहले आता है। तो अल्फाबेटिकल में हमारा इथाइल पहले आएगा और मिथाइल बाद में आएगा। तो हमारी कौन सी नंबरिंग सही रहेगी, ये वाली जो नंबरिंग है जिसमें इथाइल को 3 नंबर मिल रहा है वो नंबरिंग हमारी सही रहेगी, और ये वाली नंबरिंग हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो हमारी सही नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन की चेन है जिसमें 3 नंबर पे हमारा इथाइल है और 5 नंबर पे हमारा कौन है, मिथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को नोट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे जो है वो हमारे 3 नंबर पे इथाइल है, तो नाम हो जाएगा 3 इथाइल, ये हमारा 3 इथाइल। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हमारा कौन सा है, मिथाइल है ना। मिथाइल कौन से नंबर पे है, 5 नंबर पे। तो ये हमारा जो नाम यहाँ पर ये 3 इथाइल वाला तो एक ही है ना, दूसरा नहीं है। तो 3 इथाइल के बाद में दूसरा हमारा सब्स्टिट्यूएंट हम मिथाइल का नाम नोट करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 5 मिथाइल। और हमारे कितने कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की चेन है, तो ये हो जाएगा हमारा हेप्ट, और ये हमारा एल्केन है इसलिए हो जाएगा हेप्ट और एन, हेप्टेन, है ना। तो ये हमारा इसका सही IUPAC नाम हमारा हो गया 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, है ना। 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन, ये हो जाएगा इसका सही IUPAC नेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है JEE मेन एग्जाम 2026 से। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। X इज द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोपेनाइट्राइल एंड स्टेनस क्लोराइड in the presence of hydrochloric acid followed by hydrolysis. Y is the product which is obtained from the 2-butene by the ozonolysis followed by hydrolysis. From the following, which product is not obtained when 1 mole of X and 1 mole of Y react with each other in presence of alkali followed by heating? तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि हमारा X जो है वो हमारा एक प्रोडक्ट है ना, X हमारा कौन है, एक प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट हमारा किससे बन रहा है, तो वो हमारा प्राप्त हो रहा है ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोपेनाइट्राइल। प्रोपेनाइट्राइल मतलब C2H5CN। इस प्रोपेनाइट्राइल की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड मतलब SnCl2।
इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में HCl के प्रेजेंस में SnCl2 प्रोपेन नाइट्राइल के साथ में रिएक्ट करता है और रिएक्शन होने के बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, उसके बाद जब उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट कौन सा प्राप्त होता है, X प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। फिर उसके बाद Y इज द प्रोडक्ट, हमारा Y एक प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है और Y प्रोडक्ट हमारा किससे बन रहा है, तो विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्यूटोइन बाय ओजोनोलाइसिस, मतलब ब्यूटोइन का हम क्या करते हैं, ओजोनोलाइसिस करते हैं और उसके बाद में उसका क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, Y प्राप्त होता है। फिर उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब ये जो हमारे X और Y जो प्राप्त हुए हैं, विच प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड, मतलब X और Y दोनों की रिएक्शन से हमारे कौन सा प्रोडक्ट, ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा प्रोडक्ट हमारा इज नॉट ऑब्टेन्ड, मतलब प्राप्त नहीं होता है, व्हेन 1 मोल ऑफ X, मतलब 1 मोल ऑफ X एंड 1 मोल ऑफ Y, मतलब 1 मोल ऑफ Y, मतलब X और Y की रिएक्शन से, और वो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, तो रिएक्ट विथ ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइली फॉलोड बाय हीटिंग, मतलब X और Y की रिएक्शन एल्काइली के प्रेजेंस में हम करते हैं और उसके बाद में जो उसको गर्म करते हैं तो हमारा ये जो 4 प्रोडक्ट हैं, तो इन 4 प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट हमें प्राप्त नहीं होता है, उसका आंसर हमें देना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि हमारा X कौन सा बनेगा और Y कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं हमारा X, है ना, X हमारा कौन सा बनेगा, तो X हम किससे प्राप्त कर रहे हैं, तो वो हम प्राप्त कर रहे हैं प्रोपेन नाइट्राइल से, ये हमारा प्रोपेन नाइट्राइल है और उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में करवाते हैं और साथ में हम उसका क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो ये कंपाउंड जो हमें प्राप्त होता है जो आपके सामने, और वो कंपाउंड हमारा है प्रोपेनल, मतलब ये जो नाइट्राइल है वो हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारी एक नेम रिएक्शन है, कौन सी नेम रिएक्शन है, तो ये हमारी नेम रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, स्टीफन रिएक्शन, जिसमें ये जो नाइट्राइल होता है वो हमारा रिडक्शन के द्वारा किस में चेंज हो जाता है, एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोपेन नाइट्राइल है तो ये हमारा बन जाएगा प्रोपेनल। तो X तो प्राप्त हो गया हमारा प्रोपेनल। अब Y कौन सा बनेगा उसको चेक कर लेते हैं। तो हमारा Y किससे बन रहा है, तो Y हमारा बन रहा है ब्यूटोइन, हमारे ये ट्यूब ब्यूटेन है और उसका हम क्या करते हैं, ओजोनोलाइसिस करते हैं। तो ये हमारा एक तो क्या बनता है, ओजोनाइड बनता है और इस ओजोनाइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पे एथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब 2 एथेनॉल, एक तो इधर से ये वाला एथेनॉल के अंदर चेंज हो जाएगा और यहाँ से ये भी पूरा किसके अंदर चेंज हो जाएगा, एथेनॉल के अंदर चेंज हो जाएगा, मतलब एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा X तो बना हमारा प्रोपेनल और Y हमारा बना एथेनॉल। अब इस X और Y दोनों की हमें रिएक्शन करवानी है किसके साथ में, एल्काइली, एल्काइली मतलब NaOH के प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में जब इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं और फिर उसका क्या करते हैं, हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो ध्यान से देखें कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन कैसे होती है। तो हमारा जो X था वो हमारा था प्रोपेनल, ये हमारा प्रोपेनल, और हमारा Y कौन था, हमारा एथेनॉल, ये हमारा एथेनॉल। दोनों की रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में, NH के प्रेजेंस में जब दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर हमारा एल्डोल बनता है। क्या बनता है हमारा यहाँ पे, एल्डोल, मतलब ये जो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है वो आपस में जुड़ जाते हैं और एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जुड़ करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, हमारा एल्डोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये रिएक्शन हमारी कहलाती है एल्डोल कंडेंसेशन। अब यहाँ पर जो एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है वो हमारा हो रहा है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्यों क्रॉस, कैसे, तो दोनों जो एल्डिहाइड है वो क्या है, डिफरेंट है। दोनों एल्डिहाइड जब डिफरेंट होते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और जब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो हमें 4 डिफरेंट कंपाउंड प्राप्त होते हैं। जैसे एक कंपाउंड तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और फोर्थ ये रहा, मतलब 4 डिफरेंट डिफरेंट हमें कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और यदि सेम एल्डिहाइड होते हैं, है ना, मतलब जिसको हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, तो जब सेम एल्डिहाइड होते हैं तो हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता नहीं है। तो हमारे यहाँ पर जो X और Y जो हैं दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से 4 डिफरेंट डिफरेंट हमें कंपाउंड प्राप्त होते हैं। तो इसमें से हमें चेक करना है कि इन 4 में से कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन हमारा नहीं होता है। तो ध्यान से देखिए, पहला कंपाउंड हमारा बन रहा है ब्यूटोइनएल। तो ये ब्यूटोइनएल कैसे बना, तो यहाँ पर हमारा फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल, मतलब एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल यदि आपस में जुड़ते हैं तो हमारा कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्यूटोइनएल। तो ब्यूटोइनएल तो हमारा इस ऑप्शन के अंदर है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सेकंड कंपाउंड हमारा बनता है 2 मिथाइल पेंट 2 इनएल। और ये जो 2 मिथाइल पेंट 2 इनएल जो हमारा प्राप्त हो रहा है वो किससे बन रहा है, तो फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनल। ये हमारे प्रोपेनल के 2 मॉलिक्यूल आपस में ऐड होते हैं और ये 2 मिथाइल पेंट 2 इनएल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो 2 मिथाइल पेंट 2 इनएल हमारा है इधर, यस, ये हमारे ऑप्शन नंबर 3 के अंदर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में थर्ड प्रोडक्ट हमारा बन रहा है 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनएल।
तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा किससे बन रहा है, जिसमें एक हमारा प्रोपेनॉल और एक हमारा एथेनॉल दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। तो ये 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और ये हमारा ऑप्शन के अंदर है, तो यस ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर। और लास्ट कंपाउंड जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारा है पेंट 2 इनल। तो पेंट 2 इनल हमारा है ये ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर। मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा है 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनल। ये हमारा इन दोनों की रिएक्शन से इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4, जो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनल है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, क्वेश्चन हमारा है JEE मेन एग्जाम 2026 से। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। द कंपाउंड C8H8O2 react with acetophenone to form a single product via cross-aldol condensation. The compound A on reaction with concentrate NOH forms a substituted benzyl alcohol as। तो यहाँ पर एक कंपाउंड हमारा A है और उस कंपाउंड का हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C8H8O2। और ये कंपाउंड हमारा एसिटोफिनोन के साथ में अभिक्रिया करता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के द्वारा, और एक ही उत्पाद बनाता है ना, फ्रॉम ए सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। और यही कंपाउंड जो ए है वो सांद्र NaOH है ना, मतलब कंसंट्रेट NaOH के साथ में रिएक्ट करता है और एक प्रतिस्थापित बेंजाइल अल्कोहल बनाता है, मतलब बेंजाइल अल्कोहल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा कंपाउंड जो ए है वो हमारा कंपाउंड कौन सा होगा, कि वो हमारा 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन होगा, कि 4 मेथॉक्सी बेंजाइलडिहाइड होगा, या 4 हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्डिहाइड होगा, या 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड होगा। उसका आंसर हमें देना है। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड ए है वो हमारा किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, एसिटोफिनोन के साथ। कौन सी रिएक्शन के द्वारा, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के द्वारा एसिटोफिनोन है वो इस कंपाउंड ए के साथ में क्या करता है, रिएक्ट करता है और सिंगल प्रोडक्ट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो क्या होता है और साथ में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, वो दोनों आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि हमारा जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है वो क्या होता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन जो हमारा होता है उसमें हमारे होते हैं एल्डिहाइड। तो ये जो एल्डिहाइड होते हैं ये दोनों हमारे कौन है, एल्डिहाइड है। और इस एल्डिहाइड के अंदर ये जो हमारा अल्फा कार्बन होता है ना, ये कौन सा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के साथ में जुड़ने वाला हाइड्रोजन वो हमारा क्या कहलाता है, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी इस कार्बन के साथ में जुड़ने वाला ये कार्बन और इस कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन। मतलब ऐसा एल्डिहाइड जिसके अंदर हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता है वो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। तो यहाँ पर इस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हमारा ये जो अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन और उसका कार्बन, उसका जो हाइड्रोजन तो हमारा जुड़ता है इस ऑक्सीजन के साथ में, और ये जो कार्बन है वो हमारा ऐड होता है इस कार्बन के साथ में। तो ये ऐड कब होता है, जब एल्डिहाइड की रिएक्शन हम डाइल्यूट NaOH के साथ में करवाते हैं। तो ये यहाँ पर अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और कार्बन दोनों दूसरे एल्डिहाइड के साथ में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और हमारा ये वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें ये हमारा CH3 का CH3, ये यहाँ पर OH बन गया, और इस कार्बन के साथ में जो ये क्या जुड़ गया हमारा CH2। तो इस कार्बन के साथ में ये CH2 जुड़ गया और ये हमारा CHO। मतलब ये जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाता है, एल्डोल कहलाता है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन। फिर उसके बाद ये जो एल्डोल बनता है उस एल्डोल के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर ये वाला जो OH माइनस और इस कार्बन से हमारा एक H प्लस दोनों निकल जाते हैं और H2 के रूप में बाहर निकलते हैं, और इन दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस प्रकार से हमें ऐसा कंपाउंड प्राप्त होता है जिसमें एल्डिहाइड और एल्किन है ना, दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हमारा हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम क्लियर करते हैं कि हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। तो ध्यान से देखिए कि हमारा ये जो क्रॉस एल्डोल जो कंडेंसेशन है उसके अंदर क्या होता है, कि हमारे ये दोनों कौन है, एल्डिहाइड है ना। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर भी एल्डिहाइड होते हैं और क्रॉस एल्डोल के अंदर भी हमारे एल्डिहाइड होते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों जो एल्डिहाइड है वो हमारे कौन है, अलग अलग है, डिफरेंस एल्डिहाइड है। तो जब डिफरेंस एल्डिहाइड होते हैं और उनके बीच में यदि एल्डोल कंडेंसेशन यदि होता है तो वो हमारा कहलाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर भी ये जो दोनों एल्डिहाइड है, दोनों एल्डिहाइड के अंदर जो अल्फा कार्बन है उन दोनों के अंदर दोनों हाइड्रोजन है, मतलब दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इन दोनों की रिएक्शन जब डाइल्यूट NaOH के साथ में होती है तो हमारे जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन हो रहे हैं वो हमारे कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो 1 2 3 और 4 डिफरेंस जो प्रोडक्ट है उनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। किसके अंदर, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर। और जो एल्डोल कंडेंसेशन था उसमें एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है उसके अंदर अलग अलग डिफरेंस जो प्रोडक्ट होते हैं उनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि हमारा जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है उसके अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बनना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, है ना, एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनने चाहिए। तो ऐसा कब संभव है, तो ऐसा तभी संभव है जब हमारी यहाँ पर ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड की रिएक्शन हमारी किसके साथ में हो रही है, एसिटोफिनोन के साथ।
तो जो एसिटोफिनोन होता है उसका फॉर्मूला हमारा होता है PH डबल बॉन्ड O और CH3। मतलब एसिटोफिनोन के अंदर हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इस एसिटोफिनोन की रिएक्शन हमें उस कंपाउंड के साथ में करवानी है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तो ही हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के द्वारा एक सिंगल प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और यदि जो कंपाउंड के साथ में यदि आप रिएक्शन करवाओगे और यदि उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या होगा, एक से ज्यादा है ना, एक से ज्यादा हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मतलब अब हमें यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन के अंदर हमें ये चेक करना है कि किसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जिसके अंदर हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो हमारा सिंगल प्रोडक्ट देगा, और जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होगा उसके अंदर एक से क्या बनेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। तो एक एक को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड हमारा है 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा 2 हाइड्रोक्सी और ये हमारा एसीटोफिनोन। तो यहाँ पर इस 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन के अंदर ये जो हमारा कार्बोनाइल जो कार्बन है उस कार्बन के साथ में ये CH3 मतलब ये अल्फा कार्बन के साथ में ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और यहाँ पर इस एसीटोफिनोन के अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मतलब दोनों कंपाउंड के अंदर जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो हमारे एक से ज्यादा प्रोडक्ट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। मतलब यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं हमारा ये जो थर्ड वाला जो कंपाउंड है, थर्ड वाला कंपाउंड कौन सा है हमारा, 4 हाइड्रोक्सी बेंजाइल है ना, और बेंजाइल के साथ में कौन है, एल्डिहाइड। तो यहाँ पर इस थर्ड कंपाउंड के अंदर भी जो 4 हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्डिहाइड जो है हमारा, उसके अंदर भी ये हमारा एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड के साथ में ये अल्फा कार्बन के साथ में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पर एसिटोफिनोन के अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मतलब दोनों कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से ये हमारे एक से ज्यादा प्रोडक्ट का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है उसको चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन के अंदर क्या है हमारा, 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड। तो ये हमारा 4 नंबर पे कौन है, मिथाइल है, और ये हमारा कौन सा है, ये पूरा का पूरा बेंजोइक एसिड। तो इस फोर्थ वाले कंपाउंड के अंदर हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं वो हमारे किसी भी प्रकार का एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हमारे रिएक्शन देते नहीं है। तो जब ये रिएक्शन ही देते नहीं है मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब लास्ट ऑप्शन हमारा बच रहा है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन के अंदर हमारा क्या है, 4 मेथॉक्सी बेंजेल्डिहाइड। तो ये हमारा 4 मेथॉक्सी और ये हमारा कौन है, पूरा बेंजेल्डिहाइड। तो ध्यान से देखिए, इस 4 मेथॉक्सी बेंजेल्डिहाइड के साथ में ये हमारा 4 मेथॉक्सी बेंजेल्डिहाइड है, उसके अंदर ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन हमारा कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के ऊपर कोई भी हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है मतलब यहाँ पर सिंगल केवल एसिटोफिनोन के अंदर ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये जो एसिटोफिनोन है वो इसके साथ में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करेगा और एक सिंगल प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन करेगा। मतलब ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। फिर उसके बाद हमारा ये जो 4 मेथॉक्सी बेंजेल्डिहाइड है वो हमारा जो कंपाउंड ए है वो हमारा ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेट NaOH। फिर जब ये कंसंट्रेट NaOH के साथ में रिएक्शन करता है तो ये फॉर्म्स ए सब्स्टिट्यूएट बेंजाइल अल्कोहल। तो ये सब्स्टिट्यूएट बेंजाइल अल्कोहल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है तो वो ध्यान से देखें। तो ध्यान से देखें, ये हमारा 4 मेथॉक्सी कौन है, बेंजेल्डिहाइड। और 4 मेथॉक्सी बेंजेल्डिहाइड की रिएक्शन हमारी हो रही है एसिटोफिनोन के साथ डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर रिएक्शन कौन सी होती है हमारी, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे दोनों एल्डिहाइड अलग अलग है इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पर जो सिंगल प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो आपके सामने है। ध्यान से देखें सिंगल प्रोडक्ट हमारा कौन सा बन रहा है। फिर इसी 4 मेथॉक्सी बेंजेल्डिहाइड की रिएक्शन जब कंसंट्रेट NaOH के साथ में होती है तो ये रिएक्शन हमारी होती है कौन सी रिएक्शन, केनिज़रो रिएक्शन। तो जो केनिज़रो रिएक्शन होती है वो केनिज़रो रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं, तो केनिज़रो रिएक्शन हमारे वो वाले कंपाउंड देते हैं जिसमें जो कार्बोनाइल जो कार्बन होता है उसके साथ में जुड़ने वाला जो अल्फा कार्बन है उसके अंदर यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो वो हमारी कौन सी रिएक्शन देते हैं, केनिज़रो रिएक्शन देते हैं। और ये जो हमारे जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे एक कंपाउंड का तो हमारा होता है रिडक्शन और दूसरे का होता है हमारा ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस केनिज़रो रिएक्शन के माध्यम से एक हमारा यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है ना, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप प्रेजेंट है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल अल्कोहल और साथ में ये हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्लियर हो गया कि हमारा जो कंपाउंड ए है वो कंपाउंड हमारा एसिटोफिनोन के साथ में जब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करता है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है वो हमारा है 4 मेथॉक्सी बेंजेल्डिहाइड। और वही 4 मेथॉक्सी बेंजेल्डिहाइड जब हमारे कंसंट्रेट NaOH के साथ में रिएक्शन करता है तो केनिज़रो रिएक्शन के माध्यम से एक प्रतिस्थापित बेंजील एल्कोहल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नीट एग्जाम 2026 से। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। सेलेक्ट द रिएजेंट डेट रिड्यूस नाइट्राइल टू प्राइमरी एमीन। तो यहाँ पर आपको ये 5 क्या दिए गए हैं, रिएजेंट दिए गए हैं और ये 5 रिएजेंट क्या करते हैं,
रिड्यूस नाइट्राइल टू प्राइमरी एमीन, मतलब जो नाइट्राइल है ना, जो नाइट्राइल है उसको किस में चेंज करते हैं, प्राइमरी एमीन के अंदर, प्राथमिक एमीन के अंदर क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं। तो ये जो 5 रिएजेंट दिए हुए हैं, इन 5 रिएजेंट में से हमें ये ढूंढना है कि इसमें से कौन नाइट्राइल को प्राइमरी एमीन में चेंज करता है और कौन सा रिएजेंट नाइट्राइल को प्राइमरी एमीन के अंदर चेंज नहीं करता है। उसको हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है ना, उसका हमें चयन करना है। तो एक एक रिएजेंट को हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रिएजेंट हमारा कौन सा है, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में हमारा है वाटर, है ना, वाटर के साथ उसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो हमारा नाइट्राइल है ना, RCN को क्या करता है, रिड्यूस करता है। और उसको किस में चेंज करता है, तो ये यहाँ पर ये R का R, ये कार्बन के साथ में हमारे आ जाएंगे हाइड्रोजन, और ये नाइट्रोजन के साथ में भी आ जाएंगे हाइड्रोजन। मतलब ये हमारा क्या बन गया, हमारा ये प्राइमरी एमीन, मतलब नाइट्राइल को प्राइमरी एमीन के अंदर रिड्यूस करता है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। उसके बाद हमारा जो बी वाला रिएजेंट है, रिएजेंट कौन सा है, HnCl2 प्लस HCl। तो HnCl2 प्लस HCl वो हमारा ये, जैसे हमारा ये प्रोपेन नाइट्राइल है, तो इस प्रोपेन नाइट्राइल की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, HnCl2 और HCl के साथ हम करवाते हैं, और फिर उसके बाद हम H3O प्लस मतलब उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोपेन नाइट्राइल है वो हमारा चेंज हो जाता है, नाइट्राइल जो चेंज हो रहा है हमारा किसके अंदर, CHO मतलब एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो रहा है। यहाँ पर ये जो नाइट्राइल है वो हमारा प्राइमरी एमीन के अंदर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये जो HnCl2 और HCl है वो नाइट्राइल को प्राइमरी एमीन के अंदर चेंज नहीं करता है, वो किस में चेंज करता है, एल्डिहाइड के अंदर चेंज करता है। मतलब ये जो सेकंड वाला रिएजेंट है वो हमारा नाइट्राइल को प्राइमरी एमीन में चेंज नहीं करता है। फिर उसके बाद हमारा ये जो सी वाला रिएजेंट कौन है, H2Ni, मतलब निकल कैटालिस्ट के साथ में हाइड्रोजन की रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन के साथ उसका जब रिडक्शन करते हैं, किसका रिडक्शन करते हैं, तो नाइट्राइल का। तो नाइट्राइल का जब हाइड्रोजन के साथ में निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में जब रिडक्शन होता है, तो ये नाइट्राइल है वो हमारा किस में चेंज हो रहा है, ये हमारा प्राइमरी एमीन के अंदर चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो सी वाला जो रिएजेंट है H2Ni वो हमारा नाइट्राइल को प्राइमरी एमाइन के अंदर उसको रिड्यूस करता है। फिर उसके बाद हमारा जो डी वाला रिएजेंट है NaHG और C2H5OH। तो यहाँ पर ये जो एल्कोहल है, एल्कोहल के साथ में सोडियम अमलगम है, तो इस रिएजेंट की रिएक्शन हम करवा रहे हैं नाइट्राइल के साथ। यहाँ पर C6H5Cn मतलब बेंजोनाइट्राइल है, और बेंजोनाइट्राइल का हम क्या करते हैं, Na एल्कोहल, मतलब ये यहाँ पर 4H, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ये रिडक्शन के द्वारा ये जो बेंजोनाइट्राइल है वो हमारा बेंजाइल एमीन के अंदर चेंज हो जाता है। मतलब ये भी हमारा एक तरह से क्या बना रहा है, ये प्राइमरी एमीन बना रहा है, मतलब यहाँ पर नाइट्राइल का प्राइमरी एमीन में रिडक्शन होता है। और लास्ट रिएजेंट हमारा कौन सा है, Br2 एक्वस NaOH। तो ये जो रिएजेंट है वो हमारा प्राइमरी एमाइन तो बना रहा है, ये एमाइन का फॉर्मेशन तो कर रहा है, लेकिन ये हमारा प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन किससे कर रहा है, तो ये हमारा है RCONH2 मतलब एमाइड, एमाइड से एमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। नाइट्राइल को प्राइमरी एमीन में चेंज नहीं कर रहा है, ये हमारा एमाइड को एमीन में चेंज करता है। कौन सा रिएजेंट, Br2NaOH। और ये जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन का हमारा नाम होता है हफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये हमारी नेम रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं हफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। और इस रिएक्शन के अंदर ये जो Br2NaOH जो है वो हमारा एमाइड को किसमें चेंज करता है, एमीन के अंदर चेंज करता है, नाइट्राइल को एमीन के अंदर चेंज नहीं करता है। तो ये क्लियर हो गया कि हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो नाइट्राइल को एमीन के अंदर चेंज करता है। HnCl2 और HCl है वो हमारा नाइट्राइल को एल्डिहाइड में चेंज करते हैं, एमाइन के अंदर चेंज करते नहीं है। उसके बाद H2Ni है वो भी नाइट्राइल को एमाइन में चेंज करते हैं। NaHgC2H5OH हमारा जो रिएजेंट है वो भी हमारा नाइट्राइल को एमाइन में चेंज करता है। और Br2 एक्वस NaOH है वो हमारा एमाइड को एमीन में चेंज करता है, नाइट्राइल को एमीन में चेंज करता नहीं है। तो कौन कौन से रिएजेंट हमारे नाइट्राइल को एमाइन में चेंज कर रहे हैं, तो एक तो A, उसके बाद में C और हमारा D, ACD। तो ACD वाला ऑप्शन कौन सा है, ACD वाला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है JEE मेन एग्जाम 2026 से। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, दो लिस्ट आपको दी गई है। पहली लिस्ट के अंदर आपको क्या दिया गया है, रिएजेंट, रिएजेंट मतलब अभिकर्मक। और सेकंड लिस्ट के अंदर आपको क्या दिया है, रिएक्शन नेम इन्वॉल्विंग कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिकों से संबंधित अभिक्रिया का नाम। मतलब कार्बोनिल यौगिक कौन कौन से, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड जो जो हमारी अभिक्रियाएं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं, जैसे हमारा है टोलेंट टेस्ट, क्लीमेंसन रिडक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन, फेलिंग टेस्ट, है ना। तो ये जो हमारी रिएक्शन है, इन रिएक्शन के अंदर हम कौन सा रिएजेंट है ना, कौन सा अभिकर्मक यूज करते हैं। ये 4 अभिकर्मक आपके सामने है। पहला अभिकर्मक हमारा है NH2NH2KOH। सेकेंड रिएजेंट हमारा है AgNH3 होल ट्वाइस OH। थर्ड रिएजेंट हमारा है एक्वस CuSO4 सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और KOH। और फोर्थ हमारा है ZnHg और HCl। तो ये कौन सी रिएक्शन के अंदर कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं वो हमें बताना है। तो ये जो चारों रिएक्शन जो हैं, ये रिएक्शन के बारे में यदि आपको जानकारी हो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो एक एक रिएक्शन को चेक करते हैं।
फर्स्ट रिएक्शन हमारी है कौन सी है, टोलेन टेस्ट है ना, टोलेन परीक्षण, मतलब ये हमारा एक तरह से टेस्ट है। ये टेस्ट किसके लिए है, तो ये टेस्ट हमारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों की अलग अलग पहचान करने के लिए हमारा इस टेस्ट का यूज किया जाता है। क्योंकि ये जो टोलेन टेस्ट होता है वो हमारा कौन देता है, ओनली एल्डिहाइड। कीटोन ये जो टोलेन टेस्ट हमारे देते नहीं है, मतलब यहाँ पर जो भी रिएक्शन होगी और जो भी प्रोडक्ट बनेंगे तो वो प्रोडक्ट हमारा एल्डिहाइड होगा तो बनेंगे, कीटोन होगा तो वो प्रोडक्ट बनने वाले नहीं है। तो इस टेस्ट के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखें कि हमारा जो एल्डिहाइड होता है वो एल्डिहाइड हमारा रिएक्ट करता है किसके साथ, तो AgNH3 का होल ट्वाइस और OH माइनस, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है सिल्वर का जिसका नाम क्या है हमारा, डाई एमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा जब एल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करता है तो हमारा क्या क्या बनता है, तो एक तो जो एल्डिहाइड जो होता है वो तो चेंज हो जाता है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, और यहाँ पर जो ये हमारा लिगेंड के रूप में जो NH3 थे वो हमारे बाहर निकल जाते हैं और वो अमोनिया के रूप में चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पर जो सिल्वर जो था, सिल्वर है वो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाता है और वो सिल्वर यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है उस सॉल्यूशन के सबसे ऊपर सिल्वर मिरर के रूप में हमको दिखाई देता है। तो इस टोलेन टेस्ट के अंदर जब भी ये सिल्वर का जब मिरर बनेगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कौन है, एल्डिहाइड है। और यदि ये सिल्वर का मिरर यदि नहीं बनेगा तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा कौन सा कंपाउंड है, कीटोन है। तो यहाँ पर जो हमारा टोलेन टेस्ट होता है उसके अंदर जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो रिएजेंट हमारा कौन सा होता है, AgNH3 होल ट्वाइस OH। सेकेंड रिएक्शन हमारी है क्लेमेंसन रिडक्शन है ना, क्लेमेंसन अपचयन। क्लेमेंसन अपचयन के अंदर क्या होता है कि हमारा यदि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जो भी होता है उसका हम रिडक्शन करते हैं किसके साथ में, ZnHgHCl है ना, ZnHgHCl के साथ रिडक्शन होता है तो यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से निकल जाता है। तो ये ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलता है, तो यहाँ पर जब रिडक्शन होता है तो इसके जो दोनों हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाते हैं और वो H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पर ये जो कार्बन है उस कार्बन के साथ में कौन जुड़ जाते हैं, दोनों हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड और ये जो कीटोन है वो हमारे कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये हमारे बनाते हैं एल्केन है ना, एल्केन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। तो क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो रिएजेंट हमारा कौन सा है, ZnHgHCl। फिर उसके बाद हमारी थर्ड रिएक्शन है वोल्फ किश्नर रिडक्शन, वोल्फ किश्नर अपचयन। तो वोल्फ किश्नर अपचयन यहाँ पर कैसे होता है कि हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन कोई भी हो तो उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं NH2NH2KOH है ना, NH2NH2, पहले तो NH2NH2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से ये जो NH2 के जो दोनों हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन को निकाल देंगे और वो जो नाइट्रोजन यहाँ जो था वो नाइट्रोजन यहाँ पर इसके साथ में जुड़ जाता है। और फिर उसके बाद जब इसकी रिएक्शन KOH के साथ में हम करवाते हैं तो यहाँ से ये जो N2 है वो यहाँ से अलग हो जाता है और इस कार्बन के साथ में दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, मतलब यहाँ पर भी ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हमारा एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर वोल्फ किश्नर जो रिडक्शन होता है तो इसके अंदर जो रिएजेंट हम यूज करते हैं वो रिएजेंट हमारा कौन सा है, NH2NH2KOH। और इस रिएक्शन से हमारे जो एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं वो हमारे क्या देते हैं, एल्केन देते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट है कौन सा है, फेलिंग टेस्ट है ना, फेलिंग परीक्षण। तो ये भी हमारा एक तरह से क्या है, टेस्ट है। तो ये टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। तो ये जो फेलिंग टेस्ट होता है वो हमारे एल्डिहाइड देते हैं और कीटोन ये टेस्ट देते नहीं है। तो इस टेस्ट के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं वो एल्डिहाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं Cu2+, Cu2+ मतलब किसका यूज करते हैं हम, CuSO4 है ना, एक्वस CuSO4 का हम यूज करते हैं और साथ में हम यूज करते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और KOH। तो जब एल्डिहाइड की रिएक्शन जब इन दोनों के साथ में हम करवाते हैं तो क्या होता है, हमारा ये यहाँ पर RCOO- है ना, कार्बोक्सिलेटर एनायन, मतलब वो बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और हमारा यहाँ Cu2+ है वो किस में चेंज हो जाता है, Cu+ के अंदर चेंज हो जाता है ना, Q+ का ऑक्साइड बनाता है जो हमारा रेड ब्राउन PPT के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो जब भी हमारे एल्डिहाइड की रिएक्शन जब इसके साथ में करवाते हैं तो हमारा ये रेड ब्राउन PPT यदि प्राप्त होता है, मतलब यहाँ पर वो जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है वो कौन सा होगा, हमारा एल्डिहाइड होगा। और ये रेड ब्राउन PPT यदि नहीं बनता है तो वो कंपाउंड हमारा कौन सा होगा, कीटोन होगा। तो इस तरीके से हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का टेस्ट हम लगाते हैं और दोनों की हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं। तो यहाँ पर ये फेलिंग टेस्ट के अंदर जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो हमारा यूज होता है एक्वस CSO4, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और KOH। तो इस प्रकार हमारा जो टोलेंट टेस्ट होता है उसके अंदर हम यूज करते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस OH। फिर उसके बाद क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर हम यूज करते हैं ZnHg और HCl।
और वोल्फ किशनर रिडक्शन के अंदर हम यूज करते हैं NH2NH2KOH, और फेलिंग परीक्षण के अंदर या फेलिंग टेस्ट के अंदर हम यूज करते हैं CuSO4। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा है चेक करें। ए का थर्ड हमारे फर्स्ट के अंदर है और फोर्थ के अंदर है, उसके बाद में सेकंड का फर्स्ट है ना, बी का फर्स्ट, ये बी का फर्स्ट, उसके बाद में सी का फोर्थ और डी का हमारा है सेकंड, डी का सेकंड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है JEE मेन एग्जाम 2026 से। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P of molecular formula C6H12O3 gives positive iodoform test but negative Tollens test. When P is treated with dilute acid, it produces Q. Q gives positive Tollens test and also iodoform test. The structure of P is, तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, तो हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है हमारा P, और उसका मोलिकुलर फॉर्मूला हमारा क्या है C6H12O3। और ये जो कंपाउंड है वो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है लेकिन टोलेंट टेस्ट है वो नहीं देता है। और इस P की रिएक्शन हम करवाते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, तनु अम्ल के साथ हम करवाते हैं, तो हमारा जो क्यूब जो प्राप्त हो रहा है ना, जो प्रोड्यूस क्यू हो रहा है, वो क्यू टोलेंस टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट दोनों टेस्ट देता है। तो हमारा P का स्ट्रक्चर क्या होगा वो हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये जो हमारे 1 2 3 4 जो 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन के अंदर ये जो P हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है C6H12O3, तो उसका कौन सा स्ट्रक्चर 4 जो ऑप्शन है उसमें से सही है वो हमें निकालना है। तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो P है वो हमारा कौन सा टेस्ट देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, और लेकिन टोलेंट टेस्ट वो देता नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हमारे जो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारे आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं और टोलेंट टेस्ट नहीं देते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे कौन से कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाले हमारे कंपाउंड कौन से हैं, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाले कंपाउंड हमारे होते हैं जिसके अंदर मिथाइल, एक तो मिथाइल ग्रुप होता है, उसके साथ में कीटोन ग्रुप होता है ना। मिथाइल कीटोन ग्रुप यदि किसी के अंदर होता है तो वो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। और उसी के साथ में यदि हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, ये हमारा कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, यदि सेकेंडरी अल्कोहल किसी कंपाउंड के अंदर उपस्थित है तो वो भी हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। या यदि मान लो यहाँ पर इसके साथ में कार्बन नहीं हो और यहाँ पे केवल हाइड्रोजन ही जुड़ा हो तो ये हमारा एथेनॉल होता है, तो एथेनॉल भी हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। मतलब एक तो हमारा मिथाइल कीटोन, दूसरा हमारा एथेनॉल और तीसरा हमारा होता है सेकेंडरी अल्कोहल। ये तीनों जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो ये जो 4 ऑप्शन है उन 4 ऑप्शनों के अंदर आप ध्यान से देखिए कि किसके अंदर हमारे ये ग्रुप उपस्थित हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है जिसके अंदर CH3C डबल बॉन्ड O, मतलब ये वाला जो ग्रुप है वो प्रेजेंट है, मतलब ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। फिर उसके बाद हमारा ये जो सेकंड वाला ग्रुप है, इस सेकंड वाले ग्रुप के अंदर भी हमारा CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप हमारा उपस्थित है, मतलब ये भी हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के अंदर क्या है, यहाँ पर CH3 नहीं है ना, C डबल बॉन्ड O तो है लेकिन यहाँ CH3 नहीं है, मतलब ये हमारा एल्डिहाइड है, ये हमारा कीटोन नहीं है। तो ये हमारा CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है यहाँ पर उपस्थित नहीं है, मतलब ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन के अंदर हमारा होता है CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब ये भी हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो इसका मतलब ये क्लियर होगा कि हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। और यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि हमारा जो पीक जो कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O3 है वो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देना चाहिए, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा डायरेक्टली क्या हो गया, गलत हो गया। इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो P है वो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट हमारा देता है लेकिन हमारा टोलेंट टेस्ट देता नहीं है। तो अब आपको ध्यान में ये होना चाहिए कि टोलेंट टेस्ट कौन देते हैं और कौन नहीं देते हैं। तो टोलेंट टेस्ट कौन से कंपाउंड देते हैं, जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं वो हमारे टोलेंट टेस्ट देते हैं। और कौन से कंपाउंड टोलेंट टेस्ट नहीं देते हैं, हमारे जो कीटोन होते हैं वो टोलेंट टेस्ट देते नहीं है। तो इसका मतलब एल्डिहाइड टोलेंट टेस्ट देते हैं और कीटोन टोलेंट टेस्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इसमें कहीं भी कोई एल्डिहाइड है क्या, यहाँ पर इसके अंदर कोई एल्डिहाइड नहीं है, यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर ये एल्डिहाइड है, मतलब ये हमारा टोलेंट टेस्ट देता है। और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया कि टोलेंट टेस्ट हमारा नहीं देना चाहिए, मतलब ये थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर उसके बाद जो हमारा ये वाला ऑप्शन है उसके अंदर कहीं एल्डिहाइड है क्या, नहीं, इसमें एल्डिहाइड नहीं है, मतलब ये हमारा टोलेंट टेस्ट नहीं देगा। और फोर्थ ऑप्शन के अंदर भी एल्डिहाइड नहीं है, मतलब ये भी हमारा टोलेंट टेस्ट नहीं देगा।
तो इसका मतलब जो हमें आंसर मिलने वाला है वो इन तीन ऑप्शन के अंदर से ही प्राप्त होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो कार्बोनिल यौगिक पी है, उस पी की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ में? डाइल्यूट एसिड के साथ में उसको ट्रीट करते हैं, मतलब जो उसके साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो हमारा क्या बनता है? क्यू बनता है। और क्यू हमारा जो होता है वो पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट, मतलब अब ये एल्डिहाइड बनता है इसके अंदर जो पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट हमारा देता है, और आल्सो आइडोफॉर्म टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है, मतलब दोनों टेस्ट देता है। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये जो तीन कंपाउंड हैं, ये जो तीनों कंपाउंड की रिएक्शन जब डाइल्यूट एसिड के साथ होती है, तो डाइल्यूट एसिड के साथ करवाने पर जो कंपाउंड फॉर्मेशन जो क्यू बन रहा है, जो हमारा टोलेंट टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट दोनों दे रहा है, तो ऐसा कंपाउंड कौन सा होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है उसको चेक करते हैं कि इसका जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है। तो जब डाइल्यूट एसिड के साथ में जब इस कंपाउंड की रिएक्शन होगी, तो इस कंपाउंड के अंदर एक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? ईथर। ये हमारे कौन से ग्रुप है? ईथर है। यहाँ भी ईथर है और ये भी हमारा कौन है? ईथर है। तो इन ईथर की रिएक्शन जब डाइल्यूट एसिड के साथ में होती है तो क्या होता है? तो यहाँ से ये जो CH3 है वो वाला बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। जैसे ये यहाँ पर भी CH3 बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और ये जो CH3 जो है वो हमारा CH3OH के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा, इन दोनों ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा? OH। तो ध्यान से देखें जो नया कंपाउंड बन रहा है वो हमारा कौन सा होता है? तो हमारा जो कंपाउंड प्राप्त हो रहा है वो हमारा ये वाला प्राप्त हो रहा है, जिसमें ये CH3 का CH3, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये CH का CH, और यहाँ पे जो OCH3 था वहां पे ये CH3 हट जाएगा और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन, मतलब ये एल्कोहल के अंदर चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार ये वाला भी OCH3 हमारा किस में चेंज हो जाएगा? एल्कोहल के अंदर। तो ये जो कंपाउंड बना वो हमारा कंपाउंड कौन सा बना? क्यू। अब ये क्यू के अंदर क्या होना चाहिए? एक तो आइडोफॉर्म टेस्ट वो देना चाहिए, तो यस आइडोफॉर्म टेस्ट हमारा ये देगा। उसके बाद में ये टोलेंट टेस्ट भी देना चाहिए। तो क्या यहाँ पर कोई एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है? तो इस कंपाउंड के अंदर कोई एल्डिहाइड नहीं है, मतलब ये हमारा जो टोलेंट टेस्ट है वो हमारा देगा नहीं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो गया? यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है वो क्या हो गया? गलत हो गया। अब उसके बाद आगे हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड को। तो इस सेकंड वाले कंपाउंड की जब डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन होगी तो कौन सा कंपाउंड बनेगा उसको चेक करते हैं। तो ये सेकंड वाले कंपाउंड की रिएक्शन जब डाइल्यूट एसिड के साथ में होगी तो ये हमारा जो CH3 है वो तो CH3 का CH3 रहेगा, ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये CH2 का CH2, उसके बाद में यहाँ पर ये CH है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर CH आएगा ना, यस ओके। अब ये वाला जो OCH3 है वो हमारा चेंज हो जाएगा OH के अंदर, ये वाला भी OCH3 हमारा चेंज हो जाएगा OH के अंदर। तो ये दोनों OCH3 हमारे किस में चेंज हो गए? OH के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब एक ही कार्बन के साथ में दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े रहते हैं तो यहाँ पर एक तो OH और एक H, दोनों H2O के रूप में यहाँ से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं, और इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है। मतलब ये हमारा किस में चेंज हो जाता है? एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो जाता है। तो ध्यान से देखिए हमारा ये वाला ग्रुप तो इस कंपाउंड के अंदर जैसा है वैसा ही रहता है, और ये वाला जो ग्रुप है वो किस में चेंज हो रहा है? हमारा एल्डिहाइड के अंदर। तो इस प्रकार इस कंपाउंड के अंदर हमारा एक तो कीटोन ग्रुप भी है और एक हमारा एल्डिहाइड भी है। मतलब कीटोन और एल्डिहाइड दोनों होंगे तो कीटोन हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और एल्डिहाइड हमारा टोलेंट टेस्ट देगा। मतलब ये जो क्यू का फॉर्मेशन हो रहा है वो यहाँ पर टोलेंट टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट दोनों दे रहे हैं। मतलब ये जो ऑप्शन होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर। तो यहाँ पर आंसर तो हमें प्राप्त हो गया कि ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर जो क्यू बनेगा वो आइडोफॉर्म और टोलेंट टेस्ट दोनों देगा। लेकिन ये भी हम चेक कर लेते हैं कि इस फोर्थ ऑप्शन की रिएक्शन जब हमारे डाइल्यूट एसिड के साथ में होगी तो जो क्यू बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो जो हमारा फोर्थ कंपाउंड है उसकी रिएक्शन जब डाइल्यूट एसिड के साथ में होगी तो ये CH3 का तो हमारा CH3 रहेगा, उसके बाद ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये जो कार्बन है उसके साथ में एक तो CH3 जुड़ा हुआ है, ये हमारा CH3 है ना, ओके। और ये जो OCH3 है वो हमारा चेंज हो जाएगा OH के अंदर, और ये वाला भी OCH3 हमारा चेंज हो जाएगा OH के अंदर। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ये वाला जो ग्रुप है वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी जब एक कार्बन के साथ में जब दो OH ग्रुप जुड़े रहते हैं तो वो हमारे किस में चेंज हो जाते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। एक से OH निकलता है, दूसरे से H निकलता है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाता है? डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है। तो जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जब डबल बॉन्ड आता है तो ये हमारा यहाँ पर कौन है? CH3 है। तो ये हमारा किस में चेंज हो गया? कीटोन के अंदर चेंज हो गया। मतलब इसके अंदर दो कीटोन ग्रुप हमें प्राप्त हो गई।
इसमें एल्डिहाइड ग्रुप हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो जब एल्डिहाइड मिला नहीं तो ये हमारा टोलेंट टेस्ट देने वाला नहीं है, केवल आयोडोफॉर्म ही टेस्ट देगा। मतलब ये जो क्यू जो बना है वो क्यू हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट ही देता है, टोलेंट टेस्ट हमारा देता नहीं है। मतलब जो ऑप्शन 4 है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत आंसर। तो इस प्रकार हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पी है उसका जो स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो रहा है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, जो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है लेकिन टोलेंट टेस्ट देता नहीं है। लेकिन जब उसकी रिएक्शन जब डाइल्यूट एसिड के साथ में करते हैं तो जो हमारा क्यू प्रोड्यूस होता है उस क्यू के अंदर हमारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप उपस्थित होते हैं, इसलिए हमारा ये टोलेंट टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट दोनों देता है। तो हमारी जो पी की संरचना है ना, पी का जो स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, ये जो आपको दिख रहा है वो हमारा हो जाएगा पी का सही स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जेडब्ल्यू मेन एग्जाम 2026 से। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। आपके सामने ये दो लिस्ट दी है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट के अंदर आपको क्या दिया गया है, रिएजेंट, और लिस्ट सेकंड के अंदर आपको दिया है रिएक्शन नेम इन्वॉल्विंग एल्डिहाइड। तो यहाँ पर आपको लिस्ट फर्स्ट के अंदर आपको क्या दिए हुए हैं, रिएजेंट दिए हुए हैं, अभिकर्मक दिए हुए हैं, और लिस्ट सेकंड के अंदर आपको एल्डिहाइड से संबंधित अभिक्रियाओं के नाम। मतलब एल्डिहाइड के प्रिपरेशन से रिलेटेड ये जो नेम रिएक्शन है, कौन कौन सी नेम रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन और स्टीफन रिएक्शन। ये जो नेम रिएक्शन है जो हमारे एल्डिहाइड के प्रिपरेशन से रिलेटेड है, तो इन सभी नेम रिएक्शन के अंदर हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं ना, जैसे H2 PDBSO4, HNCl2 HCl, CrO2 Cl2 CH2, COHCl एनहाइड्रस AlCl3। मतलब कौन कौन सी नेम रिएक्शन के अंदर हम कौन कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, उससे हमें क्या करना है, इसको मैच करना है। तो एक एक रिएक्शन को चेक कर लेते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सा रिएजेंट यूज होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन हम ले रहे हैं, कौन सी रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन है ना, इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि हमारा जो टोलुइन होता है ना, बेंजीन के ऊपर CH3 जो टोलुइन होता है उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं CrO2Cl2। CrO2Cl2 मतलब क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स बनता है। जो इस प्रकार का जो फॉर्मूला बन रहा है, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है उसका हम करते हैं हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये जो CH है वो हमारा किस में चेंज हो जाता है, एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो जाता है। मतलब ये बेंजीन के साथ एल्डिहाइड जुड़ा है तो ये नाम हो जाएगा हमारा बेंजल्डिहाइड। तो इटार्ड अभिक्रिया के अंदर हमारा जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो हमारा कौन सा हो रहा है, CrO2Cl2। तो CrO2Cl2 हमारा कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन सी के अंदर आपको मिल रहा है CrO2Cl2 प्लस CH2। तो ये हमारा हो जाएगा इटार्ड रिएक्शन का रिएजेंट। फिर उसके बाद जो सेकंड नेम रिएक्शन है वो कौन सी है, रोजेनमंड रिडक्शन है ना, रोजेनमंड अपचयन। ये हमारी जो सेकंड नेम रिएक्शन है। तो इस सेकंड नेम रिएक्शन के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, तो वो ध्यान से देखें आप कि इसके अंदर हमारा होता है, ये हमारा कौन सा है, एसिड क्लोराइड। ये जो एसिड क्लोराइड है उसको हम एसाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं ना, एसाइल क्लोराइड। तो ये जो एसिड क्लोराइड होता है उसका हम रिडक्शन करते हैं, किसकी तरह रिडक्शन करते हैं, H2PDBSO4 है ना। PDBSO4 के प्रेजेंस में इस एसिड क्लोराइड का हम जब रिडक्शन करते हैं तो यहाँ से ये Cl हट जाता है और वहाँ पे कौन जुड़ जाता है, हाइड्रोजन। जैसे ये हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। मतलब ये एल्डिहाइड के प्रिपरेशन का क्या है, मेथड है। तो इस रोजेनमंड रिडक्शन के अंदर जो हमारा अभिकर्मक है ना, जो हमारा रिएजेंट जो यूज हो रहा है वो हमारा कौन सा है, H2PDBASO4। तो H2PDBASO4 हमारा रिएजेंट, ए का जो रिएजेंट है वो हमारा मैच हो जाएगा रोजेनमंड रिडक्शन के साथ। फिर उसके बाद हमारी थर्ड नेम रिएक्शन है गेटरमान कोच रिएक्शन है ना, गेटरमैन कोच अभिक्रिया। तो गेटरमैन कोच अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि हमारा जो बेंजीन होता है उस बेंजीन की रिएक्शन CO कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ में करवाते हैं, AlCl3 और CuCl के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर इस बेंजीन के अंदर हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाता है। तो ये हमारा जो कंपाउंड बन रहा है वो हमारा कौन सा बन रहा है, बेंजल्डिहाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन। तो ये रिएक्शन हमारी होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, ये गेटरमान कोच रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर जो हमारा रिएजेंट यूज हो रहा है वो कौन कौन से हो रहे हैं, एक तो COHCl और AlCl3। तो COHCl और ये एनहाइड्रस AlCl3 ये हमारे जो डी ऑप्शन के अंदर है ये हमारे मैच हो जाएंगे कौन सी रिएक्शन के साथ, गेटरमान कोच रिएक्शन के साथ। फिर उसके बाद हमारी जो लास्ट नेम रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन है ना, स्टीफन अभिक्रिया। तो स्टीफन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि हमारा ये जो मेथिल साइनाइड है ना, मेथिल साइनाइड मतलब मेथिल नाइट्राइल का रिडक्शन करते हैं हम, किसके साथ रिडक्शन कर रहे हैं हम, SnCl2 और HCl के साथ जब उसका रिडक्शन करते हैं तो ये हमारा सबसे पहले ये सॉल्ट बनता है, और उस सॉल्ट का हम जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारा लास्ट में क्या बनता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी हमारी एल्डिहाइड के प्रिपरेशन से रिलेटेड रिएक्शन है। तो इस स्टीफन अभिक्रिया के अंदर हमारा जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो रिएजेंट कौन सा है हमारा, SnCl2 प्लस HCl। तो SnCl2 प्लस HCl वो हमारा रिएजेंट हो जाएगा स्टीफन रिएक्शन का। तो इस प्रकार हमारा इन चारों रिएक्शन के अंदर हमारा H2PDBASO4 जो रिएजेंट यूज हो रहा है हमारा रोजेनमंड रिडक्शन के अंदर, SnCl2 और HCl हमारे यूज होते हैं स्टीफन रिएक्शन के अंदर,
CrO2, Cl2 और CH2 हमारे यूज होते हैं ईटार्ड रिएक्शन के अंदर, और COHCl एनहाइड्रस AlCl3 हमारे यूज होते हैं गेटरमान कोच रिएक्शन के अंदर। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा, इसको हम चेक करते हैं। तो ए वाला सेकंड, ए है हमारा सेकंड, ये दो ऑप्शन है। उसके बाद में हमारा बी का है फोर्थ, है ना, बी का फोर्थ हमारा लास्ट ऑप्शन के अंदर है। उसके बाद में सी का हमारा फर्स्ट है और डी का हमारा क्या है, थर्ड। ओके, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है JEE मेन एग्जाम 2026 से। अमंगस्ट द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड सॉल्युबल इन एक्वस NaH सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर इज, निम्नलिखित में से कितने यौगिक कमरे के ताप पर जलीय NaOH में घुलनशील है। तो ध्यान से देखिए, आपको कितने कंपाउंड दिए गए हैं। आपको ये 9 कंपाउंड दिए है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन 9 कंपाउंड में से कितने कंपाउंड जो है वो जलीय NaOH एक्वस NaOH के अंदर सॉल्युबल है, वो कितने कंपाउंड है उसकी संख्या हमें बतानी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा कंपाउंड हमारा एक्वस NaOH के अंदर सॉल्युबल है या एक्वस NaOH के अंदर सॉल्युबल नहीं है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा कोई भी कंपाउंड है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन कौन सा है, एक्वस NaOH। तो एक्वस NaOH का मतलब NaOH हमारा बेस है और बेस के अंदर क्या मिला हुआ है, वाटर, है ना। तो यहाँ पर इन 9 कंपाउंड में से वो वाले कंपाउंड जिनकी एसिडिटी हमारी वाटर से ज्यादा होगी वो हमारे NaOH के अंदर सॉल्युबल होंगे, और वो कंपाउंड जिनकी एसिडिटी वाटर से कम होगी वो कंपाउंड हमारे इस एक्वस NaOH सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपाउंड जो होते हैं जिनकी एसिडिटी वाटर से ज्यादा होती है और कौन कौन से कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी एसिडिटी वाटर से कम होती है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, तो ही आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। तो ध्यान से देखें कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जिनकी जो एसिडिटी है वो वाटर से क्या है, ज्यादा है, मोर एसिडिक देन H2O। और कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी एसिडिटी वाटर से कम है, लेस एसिडिक देन H2O। तो वाटर से ज्यादा एसिडिटी बिहेवियर रखने वाले हमारे कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो वो हमारे होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल। और वाटर से कम एसिडिटी रखने वाले हमारे कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो जैसे हमारा एल्कोहल होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, बाकी जितने भी एमीन वगैरह जो भी कंपाउंड होते हैं जिनकी एसिडिटी वाटर से क्या होती है, कम होती है। तो ये वाले जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे एक्वस NaOH सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं, और ये जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे एक्वस NaOH सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल होते हैं। मतलब इस 9 कंपाउंड में से हमें वो कंपाउंड देखने हैं जो या तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बने हुए हैं या फिर फिनॉल से बने हुए हैं, उसको हमें चेक करना है। फर्स्ट वाला कंपाउंड हमारा एल्डिहाइड है, तो ये एक्वस NaOH सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। सेकंड वाले कंपाउंड में बेंजीन के साथ OH जुड़ा है, मतलब ये हमारा फिनॉल है, मतलब ये एक्वस NaOH सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल होगा। उसके बाद थर्ड वाले के अंदर फिनोलिक ग्रुप उपस्थित है, मतलब ये भी हमारा एक्वस NaOH सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल होगा। फोर्थ वाला कंपाउंड के अंदर भी हमारा फिनोल ग्रुप उपस्थित है, मतलब ये भी हमारा एक्वस NaOH के अंदर सॉल्युबल होगा। फिफ्थ वाला जो है वो हमारा बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड भी हमारा क्या होगा, एक्वस NaOH सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल होगा। उसके बाद जो हमारा जो सिक्स्थ वाला है वो हमारा एमीन के कंपाउंड है, तो एमीन के जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे एक्वस NaOH सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे। उसके बाद सेवंथ वाले में हमारा बेंजोइक एसिड ग्रुप उपस्थित है, तो ये भी हमारा एक्वस NaOH के अंदर सॉल्युबल होगा। उसके बाद जो एट्थ वाला है वो हमारा हाइड्रोकार्बन है, कोई भी फ्रैक्शनल ग्रुप उपस्थित नहीं है, मतलब ये एक्वस NaOH सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। और जो लास्ट जो नाइन्थ वाला है वो हमारा फिनॉल नहीं है, वो हमारा एल्कोहलिक ग्रुप है ना, यहाँ बीच में कार्बन है, तो ये नाइन्थ वाला जो है वो एक्वस NaOH के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो 9 कंपाउंड है उसमें से कितने कंपाउंड एक्वस NaOH के अंदर सॉल्युबल होंगे, तो हमारा जो सेकंड वाला है, जो थर्ड वाला है, उसके बाद में फोर्थ वाला है, तो 1 2 3 और ये फोर्थ, उसके बाद में ये 5। तो 5 तो हमारे एक्वस NaOH के अंदर सॉल्युबल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनकी एसिडिटी हमारे वाटर से क्या होगी, ज्यादा होगी। और उसके बाद में 1 2 3 और 4 ऐसे हैं जो एक्वस NaOH सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इनकी जो एसिडिटी है वो वाटर से क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे 5 कंपाउंड ऐसे हैं जो एक्वस NaOH सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल हैं। तो हमारे ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के अंदर जो 5 कंपाउंड वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है, 5 कंपाउंड वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है JEE मेन एग्जाम 2026 से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी एमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लता एसिडिटी का अवरोही क्रम क्या है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको A B C D और E, ये जो 5 कंपाउंड दिए हुए हैं, इन 5 कंपाउंड की जो एसिडिटी है उसकी एसिडिटी के डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, उनके अवरोही क्रम के अंदर हमें क्या करना है, जमाना है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो 5 कंपाउंड आपको दिए हुए हैं वो 5 कंपाउंड हमारे कौन कौन से हैं। तो ध्यान से देखिए, ए वाला हमारा कौन है, फिनॉल है।
बी वाला भी हमारा कौन है, फिनॉल ही है, लेकिन इसके पैरा पोजीशन पे कौन जुड़ा है, NO2 है ना, नाइट्रो जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। सी वाला भी हमारा फिनॉल ही है, लेकिन यहाँ पर पैरा पे कौन जुड़ा है, मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ए बी सी ये तो है हमारे फिनॉल है, और डी वाले के अंदर हमारा ये लास्ट में COOH जुड़ा हुआ है, मतलब ये हमारा बेंजोइक एसिड है, और बेंजोइक एसिड के पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। और जो ई वाला है वो हमारा कौन सा है, बेंजोइक एसिड, मतलब डी और ई हमारे बेंजोइक एसिड है, और ए बी सी हमारे कौन है, फिनॉल है। अब आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हमारे जो ए बी सी हमारे कौन है, फिनॉल, डी और ई हमारे कौन है, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड और फिनॉल दोनों में से किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी? तो हमारे जो बेंजोइक एसिड जो होते हैं, ये जो दोनों बेंजोइक एसिड है, उनकी एसिडिटी ये जो तीनों फिनॉल हैं उनसे क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये जो बेंजोइक एसिड होता है उसकी एसिडिटी फिनोल से ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि फिनोल के अंदर हमारा जैसे ही यहाँ से H+ बाहर निकलता है तो ये हमारा बनता है फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो इस बेंजीन के साथ क्या करता है, रेजोनेंस करता है। लेकिन यहाँ पर जो बेंजोइक एसिड होते हैं, बेंजोइक एसिड के अंदर जैसे ही H+ यहाँ से रिमूव होता है तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट एनायन हमें प्राप्त होता है, जो इस फिनॉक्साइड जो आयन बन रहा है उससे हमारा मोर स्टेबल होता है। तो जो ज्यादा मोर स्टेबल होगा वो आसानी से H+ देगा, इसीलिए बेंजोइक एसिड की जो एसिडिटी होती है वो हमारी इस फिनॉल से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि डी और ई वाले की जो एसिडिटी है वो इस ए बी सी से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये हमारे जो 4 ऑप्शन है उसके अंदर डी और ई हमें पहले लिखने हैं और ए बी सी हमें बाद में लिखने हैं। अब हमें चेक करना है कि ये जो डी और ई हैं इन दोनों में से किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी वो निकालनी है। तो यहाँ पर जो ई वाला है वो हमारा नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, उसके साथ में कोई बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो डी है उसके अंदर हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रो। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि यदि किसी बेंजीन के साथ में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो जुड़ता है तो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है उस कंपाउंड की एसिडिटी। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो हमारा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि चाहे वो हमारा फिनॉल हो कि चाहे वो बेंजोइक एसिड हो, जिस कंपाउंड के अंदर यदि NO2 मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो वो यहाँ पर जो नेगेटिव जो एनायन बनेगा उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या करेगा, उसको इंक्रीज करेगा। मतलब जितनी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी उतनी ही वो H+ यहाँ आसानी से डोनेट करेगा, मतलब उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो पैरा नाइट्रो जो बेंजोइक एसिड है उसकी एसिडिटी हमारे बेंजोइक एसिड से ज्यादा होगी। तो डी वाले की एसिडिटी ज्यादा होगी और ई वाले की डी से कम होगी। तो इस 4 ऑप्शन के अंदर आप देखिए ध्यान से कि हमारा जो सबसे ज्यादा होगी डी, तो डी वाला कौन है, सेकंड और 4, और डी के बाद हमारा कौन आएगा, ई। तो डी के बाद ई में हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। अब हम चेक करते हैं ए बी सी जो तीनों हमारे फिनॉल हैं। तो ए के अंदर जो फिनॉल है उसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब नॉर्मल फिनॉल है। बी वाले के अंदर हमारा जो पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो जुड़ा है, मतलब ये हमारा पैरा नाइट्रो फिनॉल है। और सी वाले के अंदर हमारा मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब पैरा मेथॉक्सी फिनॉल। तो इन तीनों फिनॉल की जो एसिडिटी है वो डिपेंड करेगा कि इस बेंजीन के साथ में कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो ए है उसमें तो कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। बी वाले के अंदर हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ा है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, और नाइट्रो ग्रुप का बिहेवियर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और यहाँ पर जो मेथॉक्सी ग्रुप है उसका बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जब मेथॉक्सी जो ग्रुप होता है उसके 2 तरह के नेचर होते हैं, एक तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह भी काम करता है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह भी काम करता है। तो जब बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उस समय वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है, मतलब यहाँ पर इसका +R इफेक्ट होता है। +R इफेक्ट मतलब ये जो लॉन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन को डोनेट करता है। तो जब ये मेथॉक्सी ग्रुप है वो बेंजीन को यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज वाला जो आयन बनेगा, जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, उसकी जो स्टेबिलिटी को वो क्या करेगा, कम करेगा। तो यदि बेंजीन के साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है तो उसकी फिनॉल की एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी के साथ यदि फिनॉल के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो वो उस फिनॉल की एसिडिटी को बढ़ा देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए बी और सी में हमारा जो बी वाला जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है उसकी एसिडिटी हमारी सबसे ज्यादा होगी, फिर उससे कम होगी हमारी नॉर्मल फिनॉल की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है इसका। तो बी के बाद हमारा आएगा ए और ए के बाद हमारा आएगा सी, तो बी ए सी। तो जो ऑप्शन 4 हमने देखा था, ऑप्शन 4 के अंदर डी ई तो पहले से सही है, उसके बाद में हमारा बी आएगा, उसके बाद हमारा ए आएगा, उसके बाद हमारा लास्ट में सी आएगा। मतलब ये जो हमारा इन पांचों जो कंपाउंड है उनकी जो एसिडिटी का जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर हमें प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड कंटेन एट लीस्ट 1 सेकेंडरी एल्कोहल। निम्नलिखित यौगिकों में से कितने यौगिकों में कम से कम एक द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल उपस्थित है। तो आपके सामने ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 कंपाउंड आपको दिए हुए हैं, और इन 6 कंपाउंड में से आपको ये चेक करना है कि किस किस कंपाउंड के अंदर कम से कम है ना एटलीस्ट 1 सेकेंडरी एल्कोहल,
एक द्वितीयक एल्कोहल हमारा इसके अंदर उपस्थित है। फिर उसके बाद इन 6 कंपाउंड में से कितने कंपाउंड के अंदर, कि 5 के अंदर, के 3 के अंदर, के 4 के अंदर, के 2 के अंदर, इन 6 में से कितने कंपाउंड के अंदर हमारा कम से कम एक सेकेंडरी एल्कोहल उपस्थित है, उसकी संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा ये जो द्वितीयक एल्कोहल, जो सेकेंडरी एल्कोहल होता है, वो क्या होता है। सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब ऐसा एल्कोहल जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है, उस कार्बन से यदि हमारे 2 कार्बन जुड़े हुए हों तो वो हमारा कहलाता है सेकेंडरी एल्कोहल, जिसे हम 2 डिग्री भी कह सकते हैं ना। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी एल्कोहल। और यदि एल्कोहल के अंदर जो OH है, वो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन से यदि एक ही कार्बन जुड़ा हुआ हो तो वो हमारा कहलाता है प्राइमरी एल्कोहल, जिसे हम कहते हैं 1 डिग्री। यदि OH हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि उससे हमारे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं ना, 1, 2 और 3, मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसी कार्बन से तीनों कार्बन यदि जुड़े हुए हैं तो वो हमारा कहलाता है टर्शरी, तृतीयक, जिसे हम कहते हैं 3 डिग्री। तो इस सवाल के अंदर हमें कौन सा एल्कोहल ढूंढना है, हमारा द्वितीयक एल्कोहल है ना, सेकेंडरी एल्कोहल हमें ढूंढना है। मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 2 कार्बन जुड़े हुए होने चाहिए। तो एक एक के अंदर चेक करते हैं। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड को आप ध्यान से देखें। फर्स्ट वाले कंपाउंड के अंदर ये हमारा OH है। OH यहाँ पर जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से हमारा डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, मतलब ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर ये अल्कोहल नहीं है। फिर ये वाला जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 कार्बन जुड़ा है, मतलब ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। और ये वाला OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये भी हमारा प्राइमरी एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फर्स्ट वाले कंपाउंड के अंदर हमारा एक भी द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल नहीं है। फिर उसके बाद जो सेकंड कंपाउंड है उसे आप ध्यान से देखें। सेकंड कंपाउंड के अंदर ये वाला जो OH है वो हमारा इस कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला OH भी हमारा प्राइमरी एल्कोहल है, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल है, सेकेंडरी नहीं है। और ये वाला जो OH है वो वाला OH इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, तो 1 और 2, 2 कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये वाला एल्कोहल हमारा कौन सा एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल है ना, 2 डिग्री एल्कोहल हमारा यहाँ पर इसके अंदर उपस्थित है। तो सेकंड वाले के अंदर हमारा जो सेकेंडरी एल्कोहल है वो उपस्थित है। फिर उसके बाद थर्ड वाले को ध्यान से देखें। थर्ड वाले के अंदर ये वाला जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, तो उससे 1, 2 और 3, 3 कार्बन जुड़े हैं, मतलब ये हमारा कौन सा एल्कोहल है, टर्शरी, तृतीयक एल्कोहल है, 3rd डिग्री एल्कोहल है, ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल नहीं है। और ये वाला OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, तो 1, 2 और 3, मतलब यहाँ पर भी ये वाला एल्कोहल कौन सा एल्कोहल है, टर्शरी एल्कोहल, 3rd डिग्री एल्कोहल है। तो इसका मतलब इस थर्ड वाले के अंदर हमारा एक भी सेकेंडरी एल्कोहल नहीं है। उसके बाद जो फोर्थ वाला है उसे आप ध्यान से देखें। फोर्थ वाले के अंदर हमारा जो ये वाला जो OH है वो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, एक ही कार्बन जुड़ा है, मतलब ये हमारा कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। फिर ये वाला जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, तो 1 और 2, मतलब ये वाला जो एल्कोहल है वो हमारा कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। फिर उसके बाद ये वाला जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से कितने कार्बन, 1, 2 और 3, टोटल 3 कार्बन जुड़े, मतलब ये हमारा टर्शरी एल्कोहल है, 3rd डिग्री एल्कोहल है। और लास्ट में ये वाला जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, तो 1 और 2, मतलब ये हमारा कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस फोर्थ वाले के अंदर हमारा सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल उपस्थित है। फिर उसके बाद ये जो फिफ्थ वाला है, जो पांचवा है, उसे ध्यान से देखें आप। उसके अंदर ये वाला जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, तो 1 और 2, 2 ही कार्बन जुड़े हैं, मतलब ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल है। और ये वाला जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, तो 1, 2 और 3, मतलब ये वाला जो एल्कोहल है वो टर्शरी है, 3 डिग्री एल्कोहल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पांचवे के अंदर कम से कम हमारा एक जो एल्कोहल है वो हमारा सेकेंडरी, द्वितीयक एल्कोहल उपस्थित है। और लास्ट जो छठा है उसे ध्यान से देखें। इसके अंदर ये वाला जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, तो 1, 2 और 3, मतलब ये हमारा टर्शरी, 3rd डिग्री एल्कोहल है। फिर ये वाला जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, तो 1, 2 और 3, तो ये भी हमारा कौन सा एल्कोहल है, टर्शरी, 3rd डिग्री एल्कोहल है। और ये वाला जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, तो एक ही कार्बन जुड़ा है, मतलब ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। तो इस प्रकार इस सिक्स्थ वाले के अंदर हमारा एक भी 2 डिग्री वाला है ना, सेकेंडरी एल्कोहल उपस्थित नहीं है। तो इस प्रकार ये क्लियर हो गया कि हमारे फर्स्ट वाले के अंदर सेकेंडरी एल्कोहल नहीं है, सेकंड वाले के अंदर है, थर्ड वाले के अंदर भी नहीं है, फोर्थ वाले के अंदर उपस्थित है, फिफ्थ वाले के अंदर उपस्थित है, और जो सिक्स्थ वाला है, जो छठा है, उसके अंदर उपस्थित नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के जो 6 जो कंपाउंड आपको दिए हैं उसमें से 1, 2 और 3 कंपाउंड के अंदर हमारा सेकेंडरी एल्कोहल उपस्थित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं 5, 3, 4 और 2, तो उसके अंदर ये जो 3 वाला ऑप्शन है, 3 के अंदर हमारा सेकेंडरी एल्कोहल उपस्थित है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जेडब्ल्यू मेन एग्जाम 2026 से। क्वेश्चन हमारा है 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय। 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल को किस विधि द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा गया है, तो आपको ये पूछा गया है कि हमारी ये जो रिएक्शन हो रही है ए बी सी डी और ई, इन पांचों रिएक्शनों में से किस रिएक्शन के द्वारा हमारा 3,3 डाइमिथाइल ट्यूब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन या उसका प्रिपरेशन नहीं हो सकता है, वो हमें निकालना है। तो ये 5 रिएक्शन जो आपको दी गई है उसमें से हम एक एक रिएक्शन को हम चेक करते हैं कि हमारा किसमें 3,3 डाइमिथाइल ट्यूब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन होता है और किसमें नहीं होता है। तो शुरू करते हैं हमारी रिएक्शन ए। तो रिएक्शन ए के अंदर हमें क्या दिया गया है, तो रिएक्शन ए के अंदर हमारा ये क्या है, एल्डिहाइड है ना, CHO ग्रुप है। मतलब इस एल्डिहाइड की रिएक्शन हमारी हो रही है MEMGBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और फिर उसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में होती है तो क्या होता है, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है, जैसे हमारा ये एल्डिहाइड है, उस एल्डिहाइड की रिएक्शन हमारी हो रही है CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में होती है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो CH3 रहता है उसके ऊपर माइनस चार्ज रहता है और जो मैग्नीशियम रहता है उसके ऊपर प्लस चार्ज रहता है। तो एल्डिहाइड के अंदर ये जो कार्बन है उस कार्बन के ऊपर हमारा ये CH3 माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा। तो CH3 तो अटैक करता है हमारा इस कार्बन के साथ, और मैग्नीशियम जो ब्रोमाइड है वो हमारा जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ। तो इस प्रकार हमारा ये कंपाउंड हमें प्राप्त होता है, और इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारा ये 2 प्रोपेनॉल, जैसे यहाँ पर ये हमारा एसिटाल्डिहाइड था तो यहाँ पर 2 प्रोपेनॉल हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड की रिएक्शन जो हो रही है उसी प्रकार की रिएक्शन यदि इसके अंदर हो तो हमारा जो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा वो ध्यान से देखें आप। तो यहाँ पर इस एल्डिहाइड की रिएक्शन मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में होती है, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारा ये वाला जो कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन होता है, जहां पर ये जो डबल बॉन्ड के साथ जो ऑक्सीजन होता है वहां पे हमारा एल्कोहल के अंदर चेंज हो जाता है, और यहाँ पर एक जो मिथाइल ग्रुप ये जो है वो इस कार्बन के साथ में ऐड हो जाता है, ये यहाँ पर है। तो ये जो नया कंपाउंड बना उसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पर जब उसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4 कार्बन, तो उसका IUPAC नाम हमारा हो जाएगा, 3 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप है ना, तो 3,3 डाई मिथाइल, फिर 4 कार्बन का हम ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद में 2 नंबर पे हमारा एल्कोहल है तो ये 2 हो जाएगा, है ना। तो हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन जो ए वाली जो रिएक्शन है उसके अंदर हमारा 3,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन होता है। ओके, फिर उसके बाद हमारी जो बी वाली रिएक्शन है उसको चेक करते हैं। बी वाली रिएक्शन के अंदर हमारी ये एल्किन है, क्या है हमारी ये एल्किन, जैसे यहाँ पर भी एक एल्किन है जिसका नाम है हमारी प्रोपिन। इस एल्किन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं H2O के साथ। एसिडिक मीडियम के अंदर जब एल्किन की रिएक्शन करवाते हैं तो H2O के अंदर जो H प्लस और OH माइनस दोनों का एडिशन होता है इस एल्किन के साथ। तो जब एल्किन का H2O के साथ में एडिशन होता है तो H2O के अंदर एक तो H प्लस होता है और दूसरा क्या होता है, OH माइनस। तो H प्लस तो हमारा जुड़ता है इस वाले कार्बन के साथ में, तो ये हमारा बन जाता है CH3, और OH माइनस जो ऐड हमारा हो रहा है इस बीच वाले कार्बन के साथ, मतलब यहाँ पर भी सेकेंडरी एल्कोहल का हमारा फॉर्मेशन होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा इस बी वाली रिएक्शन के अंदर ये जो कंपाउंड है जब उसका हम H2O के साथ एडिशन करते हैं तो क्या बनता है वो ध्यान से देखें। तो ये जो एल्किन है उसके अंदर जब H2O का एडिशन होता है तो हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है, जिसमें ये वाला जो हमारा कार्बन है वहां पर कौन जुड़ता है, OH, और इस कार्बन के साथ में हमारा कौन जुड़ता है, हाइड्रोजन। तो ये CH3 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है जो 1 नंबर वाला कार्बन है। तो ये जो कंपाउंड प्राप्त हो रहा है उसका हम IUPAC नाम यदि हम नोट करें तो यहाँ पर कितने कार्बन हुए चेन के अंदर, 1 2 3 4 और 5, और हमारा जो 3 नंबर पे कौन है, 3 नंबर पे 2 हमारे मिथाइल ग्रुप है, तो ये नाम हो जाएगा 3,3 डाई मिथाइल, फिर 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन, और 2 नंबर पे ऑल है तो 3,3 डाई मिथाइल 2 पेंटेनॉल, है ना। और यहाँ पर बनना क्या चाहिए, 3,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल बनना चाहिए, और यहाँ पर 2 पेंटेनॉल बनता है, ब्यूटेनॉल हमारा बनता नहीं है। मतलब ये जो बी वाली रिएक्शन के अंदर इस कंपाउंड की रिएक्शन जब H2O के साथ में होती है तो हमारा ये वाला जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो वाला प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन उसका होता नहीं है। उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारी सी नंबर वाली जो रिएक्शन है, उसके अंदर क्या है, एल्किन है, और उस एल्किन का हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, O3 के साथ, मतलब उसका हम क्या करते हैं, ओजोनोलाइसिस करते हैं, और फिर ZnH2O के साथ में उसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो जैसे एल्किन है, जैसे ये हमारी एथिन जो एल्किन है उस एल्किन का हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो ये सबसे पहले हमारा ओजोनाइड बनता है, और फिर जिंक डस्ट और H2O के साथ में जो उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पर ये जो यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वहां से कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर ये चेंज हो जाता है। मतलब ये यहाँ पर 2 जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसके मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है, हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर 2 फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये जो सी वाला कंपाउंड है उस कंपाउंड को आप ध्यान से देखिए कि डबल बॉन्ड के इस तरफ ये जो पूरा ग्रुप है और डबल बॉन्ड के इस तरफ ये जो पूरा ग्रुप है दोनों सेम है। तो यहाँ पर जब इस एल्किन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम दोनों में से कोई एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे तो भी हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा।
तो ध्यान से देखें कि इस एल्किन का सबसे पहले ओजोनोलाइसिस करने के बाद उसका जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर सी वाली रिएक्शन के अंदर सबसे पहले जो हमारा जो कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा वो हमारा ये प्राप्त होगा, जो हमारा क्या है, कीटोन है। और उस कीटोन की रिएक्शन हम करवाते हैं फिर आगे NaBH4 और MEOH, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। NaBH4 के द्वारा जब इसका रिडक्शन होता है तो यहाँ पर ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो हमारा किस में चेंज हो जाता है, एल्कोहल के अंदर चेंज हो जाता है। तो लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये जो बन रहा है तो उसका आईयूपीएसी नाम हमारा क्या होगा, तो उसका आईयूपीएसी नाम होगा, हमारे 4 कार्बन की चेन है और 3 नंबर पे हमारे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं तो 3,3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन का ब्यूटेन और 2 नंबर पे ऑल है तो 3,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम। मतलब जो हमारा इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें प्राप्त करना है 3,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल जो प्राप्त करना है वो हमें प्राप्त होता है कौन सी रिएक्शन के अंदर, इस सी वाली रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनते हैं वो दो बनते हैं, एक तो यहाँ से भी प्राप्त होता है और एक यहाँ से भी प्राप्त होता है, दोनों सेम कंपाउंड हमें प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारी डी वाली रिएक्शन के अंदर। डी वाली रिएक्शन के अंदर नॉर्मल फॉर्मूला हमारा है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पर कीटोन है और कीटोन का हम क्या करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में उसका रिडक्शन करते हैं। तो हमारे जो एल्डिहाइड होते हैं या फिर जो कीटोन होते हैं उसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिडक्शन करने के साथ में जब H3O के द्वारा उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है कि हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो एल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल का और कीटोन से हमारा सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यही रिएक्शन जब इस डी वाले के अंदर होती है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है उसको ध्यान से देखें। तो डी वाला ये जो कंपाउंड है उसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में जब रिडक्शन होता है तो हमारा जो एल्कोहल जो प्राप्त हो रहा है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब ये जो एल्कोहल प्राप्त हो रहा है उसका यदि हम आईयूपीएसी नाम लिखें तो उस चेन के अंदर टोटल कार्बन है 4 और 3 नंबर पे हमारे 2 मिथाइल हैं तो ये हो जाएंगे हमारे 3,3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन का हो जाएगा ब्यूटेन और 2 नंबर पे हमारा ऑल है, मतलब 3,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल जो हमारा बनना चाहिए वो हमारा डी वाले के अंदर प्राप्त होता है। उसके बाद जो लास्ट रिएक्शन हमारी ई वाली है, ई वाली रिएक्शन के अंदर हमारी ये एल्काइन है ना, और इस एल्काइन की रिएक्शन हो रही है H2O के साथ, मतलब H2O का एडिशन होता है किसके प्रेजेंस में, Hg2+ और H+ के प्रेजेंस में। तो नॉर्मल रिएक्शन जैसे हमारी ये एसिटिलीन है, ये हमारी एथाइन है, जब उसका H2O के साथ में एडिशन होता है HgSO4 और H2SO4 के प्रेजेंस में तो यहाँ पर H2O के अंदर एक हाइड्रोजन तो जुड़ जाता है हमारे कार्बन के साथ, है ना, जैसे यहाँ पर ये जुड़ गया, और OH हमारा जुड़ जाता है किसी दूसरे कार्बन के साथ, मतलब दोनों कार्बन के साथ में एक के साथ हाइड्रोजन और एक के साथ OH। तो जैसे यहाँ पर ये CH2 के अंदर चेंज हो गया, मतलब ये हाइड्रोजन जुड़ा और यहाँ पर इस कार्बन के साथ में कौन जुड़ा, हमारा OH जुड़ा। अब हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन हमारा डबल बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है उसकी शिफ्टिंग हो जाती है हमारे इस कार्बन के ऊपर और ये हमारा चेंज हो जाता है CH3 के अंदर, और ये हमारा चेंज होता है CHO मतलब एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब जब एसिटिलीन या एथाइन का जब H2O के साथ में एडिशन होता है तो हमारे एल्डिहाइड बन रहे हैं। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर भी क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा उसको ध्यान से देखें। तो यहाँ पर ई वाली जो रिएक्शन है उसके अंदर हमारा ये वाला जो कार्बोनाइल कंपाउंड है जो एल्डिहाइड के रूप में है वो हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर किसी प्रकार का जो एल्कोहल का जो फॉर्मेशन होना चाहिए वो हमारा होता नहीं है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि हमारा जो ए वाली रिएक्शन के अंदर ये 3,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन होता है, बी वाले के अंदर नहीं होता है, सी वाले के अंदर भी होता है, डी वाले के अंदर भी होता है और ई वाले के अंदर नहीं होता है। तो किस किस के अंदर 3,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो वो हमारी रिएक्शन है, एक तो रिएक्शन बी और उसके बाद में रिएक्शन ई। तो बी और ई वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो ये यहाँ पर बी और ई वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है JEE मेन एग्जाम 2026 से। तो क्वेश्चन हमारा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, नीचे दो कथन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो स्टेटमेंट है ना, ये एक स्टेटमेंट फर्स्ट और दूसरा स्टेटमेंट सेकंड, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड, ये दोनों आपको दिए गए हैं। और इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो ये जो दो कथन दिए हुए हैं इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही है या गलत है, उसके आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसे हमें निकालना है। तो इसका आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दो कथन है दोनों कथन सही है या गलत है उसे हमें चेक करना है। तो शुरू करते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट। फिनॉल ऑन द ट्रीटमेंट विथ CHCl3 aqueous KOH अंडर रिफ्लक्सिंग कंडीशन followed by acidification produce p hydroxide benzaldehyde as the major product and orthohydroxy benzaldehyde as the minor product। कथन फर्स्ट, फिनोल को CHCl3 aqueous KOH के साथ रिफ्लक्सिंग अवस्था में अभिक्रिया कराने पर, उसके बाद अम्लीकरण करने पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड प्रमुख उत्पाद के रूप में तथा ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड गौण उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो इस कथन के अंदर क्या कहा गया है, हमारा इस कथन के अंदर ये कहा गया है कि ये जो फिनोल है उसका ट्रीटमेंट मतलब उसकी रिएक्शन हम जब CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म
और एक्वस KOH के साथ में जब कराते हैं और उसके बाद जब इसका एसिडिफिकेशन हम करते हैं तो हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो हमारा बनता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और दूसरा हमारा बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर इस कथन के अंदर ये कहा गया है कि हमारा जो पैरा हाइड्रोक्सी जो बेंजल्डिहाइड है वो हमारा प्रमुख उत्पाद के रूप में है ना, मेजर प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है, और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हमारा गौण उत्पाद मतलब माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो क्या ये सही है या गलत है, उसे हमें चेक करना है। तो ध्यान से देखिए इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। तो जब फिनोल की रिएक्शन जब हम CHCl3 और एक्वस KOH के साथ करवाते हैं, ये हमारा फिनोल है, उसकी रिएक्शन हम CHCl3 और यहाँ पर NaOH है ना, NaOH और KOH दोनों में से कोई भी एक के साथ हम कराते हैं, तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाती है? तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं राइमर टीमान रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारी राइमर टीमान रिएक्शन कहलाती है। फिनोल की रिएक्शन CHCl3 और NaOH के साथ करवाने के बाद जब हम H3O+ के द्वारा उसका क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं, तो हमारे दो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं। पहला हमारा प्रोडक्ट है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, और ये हमारा है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इस राइमर टीमान रिएक्शन के अंदर जो हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड होता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है, और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है वो माइनर प्रोडक्ट के रूप में हमारा बनता है। और यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि पैरा हाइड्रोक्सी जो बेंजल्डिहाइड है वो मेजर के रूप में बन रहा है और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है वो माइनर के रूप में बन रहा है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही नहीं है। यहाँ पर हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेजर के रूप में बनता है और पैरा हाइड्रोक्साइड वो माइनर के रूप में बनता है। तो इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन क्या है उसको ध्यान से देखेगा। तो जब इस रिएक्शन के अंदर जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हमारा बनता है तो उसके अंदर हमारा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा कौन सा बन रहा है? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा बन रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हमारा OH ग्रुप और CHO ग्रुप दोनों आपस में जो ऑर्थो पोजीशन के अंदर होते हैं, तो यहाँ पर OH का हाइड्रोजन और CHO का ऑक्सीजन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इससे इस मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है, ये मॉलिक्यूल हमारा ज्यादा मोर स्टेबल हो जाता है। इसलिए ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है, और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है वो माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस प्रकार ये क्लियर हो गया कि हमारा जो कथन फर्स्ट है वो हमारा सही नहीं है। स्टेटमेंट सेकंड, द मिक्सचर ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एंड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कैन बी इजीली सेपरेटेड थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के मिश्रण को भाप आसवन स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या पूछा गया है कि हमारा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड दोनों को स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा हम अलग अलग कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड दोनों को हम स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? तो इसका रीजन है इन दोनों के बीच में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे? जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ध्यान से देखें कि हमारा जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है उसके अंदर हमारा कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर बनता है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के अंदर कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है हमारा? इंटरमोलिकुलर, मतलब एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। जैसे ये यहाँ पर बन रहा है, ये आगे यहाँ बनेगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, है ना। तो इंटरमोलिकुलर मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर। ओके, तो यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, कौन सा पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इस ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बन नहीं रहा है, उसके खुद के मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा कम हो जाता है, और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा इस ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। इसलिए इन दोनों का जो मिश्रण है, इन दोनों का जो मिक्सचर है, उसको हम स्टीम डिस्टिलेशन, भाप आसवन के द्वारा हम आसानी से अलग कर सकते हैं। मतलब ये जो कथन सेकंड है, ये जो स्टेटमेंट सेकंड है वो हमारा क्या है? सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो हमारा सही नहीं है, और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो हमारा सही है। तो वो ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो वो ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 4, जिसमें स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो ये जो ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का क्या है? सही आंसर। ओके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग बेंजाइल हैलाइड टुवर्ड्स रिएक्शन विद KCN इज। KCN के साथ अभिक्रिया में निम्नलिखित बेंजीन हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? तो आपके सामने ये ABCD के रूप में ये 4 हमारे बेंजाइल हैलाइड हैं,
और इन 4 बेंजाइल हैलाइड के साथ में अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। जैसे ए के साथ हमारा जुड़ा है OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप, बी के साथ जुड़ा है हमारा एमिनो ग्रुप, सी के साथ जुड़ा है नाइट्रो और डी के साथ भी जुड़ा है नाइट्रो। यहाँ पर सी और डी के अंदर दोनों में नाइट्रो है, लेकिन दोनों की पोजीशन अलग है। एक हमारा यहाँ पेरा पोजीशन के अंदर है और एक हमारा मेटा पोजीशन पर है। तो इन चारों बेंजाइल हैलाइड की जब रिएक्शन KCN के साथ होती है तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा वो हमें निकालना है। तो इन चारों बेंजाइल हैलाइड की जब KCN के साथ अभिक्रिया होती है तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हमारी जब इसकी रिएक्शन KCN के साथ में होती है तो हमारा जो CN माइनस जो प्राप्त होता है, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल जो प्राप्त हो रहा है, वो न्यूक्लियोफाइल हमारा इस बेंजाइल हैलाइड के इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन के साथ में जुड़ जाता है और Br माइनस जो है उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन हुई, तो ये रिएक्शन हमारी हुई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी किसके द्वारा हो रही है, तो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होती है। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो हमारी 2 टाइप की होती है। एक तो हमारी होती है SN1 और दूसरी हमारी होती है SN2। तो हमारा यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट के रूप में जो बेंजाइल हैलाइड है वो हमारा SN1 रिएक्शन देता है, SN2 रिएक्शन नहीं देता है। तो अब ये बेंजाइल हैलाइड हमारा SN1 क्यों देता है और SN2 क्यों नहीं देता है, उसको डिटेल से समझते हैं। हमारे जो बेंजाइल हैलाइड होते हैं वो हमारी कौन सी रिएक्शन देते हैं, SN1 रिएक्शन। तो वो SN1 रिएक्शन इसलिए देते हैं क्योंकि SN1 रिएक्शन हमारी जो होती है वो 2 स्टेप के अंदर होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर SN1 के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे जो बेंजाइल हैलाइड होते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर ये बेंजाइल क्लोराइड है, तो ये जो बेंजाइल क्लोराइड है वो जैसे ही हमारे न्यूक्लियोफाइल के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये बेंजाइल क्लोराइड यहाँ से Cl को रिमूव कर देता है और Cl माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर हमारा आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये जो कार्बोकेटाइन बना वो हमारा बना बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अब ये जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है वो इस बेंजीन के साथ क्या करता है, रेजोनेंस करता है और रेजोनेंस से ये स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। इसीलिए यहाँ पर जो बेंजाइल जो हैलाइड होते हैं वो हमारी कौन सी रिएक्शन देते हैं, SN1 रिएक्शन देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन होता है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। इसलिए ये हमारी कौन सी रिएक्शन देते हैं, SN1 रिएक्शन देते हैं। अब यहाँ पर ये जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो बन रहा है उसके अंदर जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर के जो स्ट्रक्चर हैं उससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो चारों हमारे बेंजाइल हैलाइड हैं उसमें से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और किसकी स्टेबिलिटी कम होगी। उसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम ये बता पाएंगे कि इन चारों में से कौन KCN के साथ उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और किसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस बेंजाइल कार्बोकेटाइन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इस बेंजाइल कार्बोकेटाइन के जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसको आप ध्यान से देखें। यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा शिफ्ट हो जाता है ऑर्थो पोजीशन पे। कैसे, क्योंकि यहाँ के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाते हैं इस कार्बन के अंदर, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज हमारा ऑर्थो पर शिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पॉजिटिव चार्ज एक तो ऑर्थो पर आता है, फिर उसके बाद हमारा आगे शिफ्ट होता है हमारे पेरा पोजीशन पे और पेरा पोजीशन के फिर बाद वापिस हमारा शिफ्ट होता है ऑर्थो पोजीशन पे। मतलब पॉजिटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पेरा पर आता है। तो इस प्रकार से ये जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है और SN1 रिएक्शन देता है। अब हमें आगे ये समझना है कि हमारा ये जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, इस बेंजाइल कार्बोकेटाइन के साथ में यदि ये अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हों तो ये जो ग्रुप है वो इस बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को किस तरह से बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। यदि इसका ऑर्डर हमें मिल जाए तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इन चारों बेंजाइल हैलाइडों के अंदर हमारा जो OH और जो NH2 है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, और हमारा जो NO2 जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। तो ध्यान से देखिए हमारा इस बेंजाइल कार्बोकेटाइन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर आता है, पेरा पोजीशन पे। तो यदि पेरा पोजीशन के अंदर प्लस चार्ज आ रहा है और यदि वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वो इस बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। और यदि इस बेंजाइल कार्बोकेटाइन की पेरा पोजीशन के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला यदि समूह जुड़ा हुआ हो तो वो इस बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा। तो ध्यान से देखिए इस पेरा पोजीशन के अंदर हमारा जो OH है वो कौन सी पोजीशन के अंदर जुड़ा है, पेरा पोजीशन पे, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं। वो जो लॉन पेयर होते हैं वो इस बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दे करके इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और इसी के साथ हमारा जो NH2 ग्रुप होता है वो भी हमारे नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर होते हैं वो भी इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। और दोनों ये जो नाइट्रो ग्रुप होते हैं वो हमारे इस बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। तो जिस बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा है कि यहाँ पर OH भी इलेक्ट्रॉन देता है और ये NH2 भी इलेक्ट्रॉन देता है, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। तो उसके लिए आपको ध्यान में ये रखना है कि हमारा
ऑक्सीजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे पाएगा। मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? हमारा NH2। तो NH2 वाला जो B है उसकी स्टेबिलिटी हमारी सबसे ज्यादा होगी। तो यदि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी हमें प्राप्त होगी हमारे बी वाले के अंदर। तो बी वाले हमारे दो ऑप्शन है, सेकंड और थर्ड। फिर उसके बाद हमारा जो OH है वो भी इस बेंजाइल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो हमारा बी वाले के बाद उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा वो हमारा हो जाएगा OH, मतलब ए वाला, है ना। तो बी के साथ ए, वो भी हमारे दोनों ऑप्शन के अंदर। अब यहाँ पर ये जो सी और डी के अंदर जो नाइट्रो ग्रुप है वो बेंजाइल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। तो दोनों में से कौन ज्यादा कम कर रहा है और कौन कम स्टेबिलिटी को कम करता है उसको चेक करते हैं। तो यदि हमारा जो NO2 है, यदि NO2 यहाँ पैरा पोजिशन के ऊपर हो तो वो स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा कम कर देता है। और यदि ये NO2 हमारा मेटा पोजिशन पे हो तो वो इस बेंजाइल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर उतना असर होने वाला नहीं है जितना ये पैरा पे होता है। मतलब जो डी वाला जो है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और सी वाले की स्टेबिलिटी कम होगी। तो डी वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा और सी वाले की स्टेबिलिटी कम। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो 4 बेंजील हैलाइड हैं उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमने प्राप्त किया उस बेंजाइल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर प्राप्त होता है, जो KCN के साथ जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा प्राप्त होता है BADC। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है JEE मेन एग्जाम 2026 से। गिवन बिलो आर 4 कंपाउंड्स, नीचे 4 यौगिक दिए गए हैं। 4 यौगिक कौन कौन से? N प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, द्वितीयक ब्यूटाइल क्लोराइड, और लास्ट हमारा है नियोपेंटाइल क्लोराइड। ये जो 4 यौगिक दिए गए हैं उनका क्या करना है? तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द वन विच एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज। जो यौगिक प्रकाशीय समावेयता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है उसमें कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो इस सवाल के अंदर हमें क्या निकालना है? तो इस सवाल के अंदर हमें निकालना है कि ये जो 4 कंपाउंड जो दिए हैं इन चारों कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और चारों में से जो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है उस कंपाउंड के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन का प्रतिशत कितना है वो हमें निकालना है। जो ये 4 ऑप्शन के रूप में दिया गया, तो इसमें से कितना प्रतिशत कार्बन हमें प्राप्त होता है वो उसे हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इन चारों में से कौन सा कंपाउंड हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब इन चारों में से किसी एक कंपाउंड के अंदर ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें किरेल कार्बन होगा। किरेल कार्बन का मतलब क्या? हमारा ऐसा कार्बन जिसके साथ में जुड़ने वाले जो चारों ग्रुप जैसे A, B, C और D चारों ग्रुप क्या हो? अलग अलग हो। यदि ऐसा कार्बन इन चारों में से किसी भी कंपाउंड में है तो वो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। तो चारों के स्ट्रक्चर को हम नोट करते हैं और फिर उसके बाद चेक करते हैं कि इसमें से किसमें किरेल कार्बन उपस्थित है। तो सवाल के अंदर जो 4 कंपाउंड आपको दिए हैं इन चारों के फॉर्मूले आपके सामने हैं। अब इन चारों के अंदर हमें चेक करना है कि किसमें हमारा किरेल कार्बन उपस्थित है। यदि किरेल कार्बन उपस्थित है तो वो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो सबसे पहला कंपाउंड हमारा है N प्रोपाइल क्लोराइड। N प्रोपाइल क्लोराइड के फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए। हमारा इसके अंदर ये जो कार्बन है जिसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, मतलब ये किरेल कार्बन नहीं है। इसमें इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं जो सेम है, तो ये भी किरेल कार्बन नहीं है। यहाँ पर ये वाला कार्बन भी किरेल कार्बन नहीं है। मतलब इस N प्रोपाइल क्लोराइड के अंदर एक भी कार्बन किरेल कार्बन नहीं है। मतलब ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। N प्रोपाइल क्लोराइड को चेक करने के बाद हम आगे चेक करते हैं नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो ये नियोपेंटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला आपके सामने है। इसके अंदर आप ध्यान से देखें, इसके अंदर ये CH3 यहाँ पर तीनों CH3 के अंदर हाइड्रोजन सेम है, मतलब ये किरेल कार्बन नहीं है। उसके बाद ये जो बीच वाला कार्बन है, तो इस बीच वाले कार्बन से जुड़ने वाले ये जो तीनों CH3 है वो भी सेम है, मतलब ये कार्बन भी हमारा किरेल कार्बन नहीं है। फिर उसके बाद इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के अंदर कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन जो सेम है, मतलब ये किरेल कार्बन नहीं है। तो इस नियोपेंटाइल क्लोराइड के अंदर भी हमारा एक भी किरेल कार्बन नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। उसके बाद हम चेक करते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये जो ऊपर फॉर्मूला है वो हमारा N प्रोपाइल क्लोराइड का है और ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का है ना। इसमें यहाँ पर सेकेंडरी हमारा हैलाइड है और ये प्राइमरी हैलाइड है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये CH3 मतलब ये किरेल कार्बन नहीं है, ये वाला भी किरेल कार्बन नहीं है, और ये जो बीच वाला जो CH है, इस बीच वाले CH के साथ में 2 CH3 जुड़े मतलब जो सेम है, मतलब ये भी हमारा किरेल कार्बन नहीं है। तो इस आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के अंदर भी हमारा एक भी किरेल कार्बन नहीं है, मतलब ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। फिर उसके बाद लास्ट हम चेक करते हैं हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इस सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड के अंदर आप ध्यान से देखिए, ये वाला कार्बन तो हमारा किरेल कार्बन नहीं है, ये वाला CH2 भी नहीं है, एक यहाँ पर ये CH3 लिखा हुआ है वो भी हमारा किरेल कार्बन नहीं है। और ये जो CH वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ जुड़ने वाले जो 4 ग्रुप है ना, एक तो हमारा Cl है, दूसरा हमारा CH3 है,
तीसरा हमारा हाइड्रोजन है और चौथा हमारा CH2CH3 है। मतलब इस कार्बन के साथ जुड़ने वाले चारों ग्रुप अलग अलग है। ये हमारा कीरेल कार्बन है और इस सेकेंडरी ब्यूटाइल के अंदर कीरेल कार्बन होने की वजह से ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। मतलब इन चारों में से ये हमारा नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल जो क्लोराइड है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो इन चारों यौगिकों में से हमारा जो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, द्वितीयक ब्यूटाइल क्लोराइड है, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो अब इस सवाल के अंदर हमें क्या निकालना है आगे, तो ये जो सेकेंडरी ब्यूटाइल जो क्लोराइड है उसके अंदर जो कार्बन का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारा कितना है वो हमें निकालना है। तो ये कार्बन का जो प्रतिशत है वो कैसे निकालते हैं उसको ध्यान से देखें। यहाँ पर ये हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का हमारा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका मोलर मास। मोलर मास निकालने के लिए हमारे इस फॉर्मूले के अंदर हमारे कार्बन कितने हैं, तो कार्बन हमारे हैं 1 2 3 और 4। 4 कार्बन है तो एक कार्बन का मास हमारा 12, तो 4 × 12 मतलब टोटल हमारा कार्बन का मास हो जाएगा 48। उसके बाद इसके अंदर हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, तो ये 3 1 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे 9 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का मास हमारा हो जाएगा 9 × 1 9। और हमारे क्लोरीन कितने हैं, तो क्लोरीन एटम हमारा एक ही है, तो क्लोरीन का मास हो जाएगा 35.5। तो इस सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का हमारा टोटल मास कितना हो जाएगा, तो इन तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा जो टोटल मास हमें प्राप्त होता है 92.5। तो ये तो हो गया हमारा टोटल मास। अब हमें निकालना क्या है, तो इस सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड के अंदर ये जो कार्बन है उस कार्बन का क्या निकालना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हम निकालेंगे, तो जितना कार्बन का मास है, कार्बन का मास हमारा कितना है 48, तो ये हो गया 48। और ओपन नीचे हम क्या करेंगे, टोटल मास, टोटल मास से इसको डिवाइड करेंगे, टोटल मास हमारा है 92.5। दोनों को डिवाइड करने के बाद हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कार्बन का परसेंटेज हमें प्राप्त हो जाएगा। और ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है 51.89, जो लगभग हमारी 52 के क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस प्रकार हमें इस सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड के अंदर जो कार्बन का परसेंटेज हमें प्राप्त हुआ वो कितना हुआ हमारा 52%। तो हमारे इस सवाल के अंदर ये जो सेकेंडरी ब्यूटाइल हमारा जो क्लोराइड है उसके अंदर जो कार्बन का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें कितना प्राप्त होता है, 52%। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके।